हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, मैं सुनील कुमार यादव, आपका स्काई सर, एक बार दोबारा से आप लोगों के सामने हाजिर हूं लेकर जूलॉजी का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। ठीक है जी, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, खूब सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अपने पास मटेरियल बहुत ज्यादा है और समय है बहुत कम, तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, बिल्कुल बांध लो सीट बेल्ट, अपन होने वाले हैं रेडी। स्टार्ट। चले जी। ओके बच्चों, देखिए, चलिए कहानी सुनाते हैं सबसे पहले कि सर इवोल्यूशन का मतलब क्या है। बेटा, इवोल्यूशन का मतलब है ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। और ये जो चेंज होता है, ये ग्रेजुअल चेंज होता है, कंटिन्यूअस चेंज होता है, जो कि बहुत लंबे टाइम में हुआ, दैट इज मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। चले, इसलिए एनसीईआरटी माता कहती है कि द चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज फ्लोरा एंड फोना, दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, उसी को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। अगर कोई कहे कि सर अब बताओ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन किसे बोले? बच्चे, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जो बोल के चलते हैं वो बोल के चलते हैं पॉपुलेशन को। किसको बोल के चलते हैं? पॉपुलेशन को। अब सवाल था, सर इवोल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताइए। बेटा, पूरे इवोल्यूशन चैप्टर में से ये कुछ पॉइंट मैंने उठाए और उठा के एक ही साथ लिख दिए। ध्यान रखना, जब भी सबसे पहले पूछे इवोल्यूशन के बारे में तो मैंने कहा इवोल्यूशन एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर में क्या होता है? कंप्लीट। एंड अगली बात, इवोल्यूशन जो होता है वो होता है इरिवर्सिबल। कैसा होता है? इरिवर्सिबल। पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन जो है वो एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। स्टोकैस्टिक का मतलब रैंडम। कैसा प्रोसेस है बेटा? रैंडम है। ये एक रैंडम प्रोसेस है जो कि चांस इवेंट पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म में होने वाले म्यूटेशन का चांस एंड एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज के चांस पर डिपेंड करता है, इसलिए है स्टोकैस्टिक प्रोसेस। सवाल था, सर क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है, ये उसके लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है? मैं कहूंगा यस। 5 स्टार लाइन, बड़ी ही प्यारी सी लाइन है कि डिपेंड्स ऑन लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। सवाल था, सर कैसे करता है? बड़े ध्यान से देखना बेटा, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन और मैं बात करूं लाइफ साइकिल के बारे में, तो ध्यान रखना इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल जो था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ इवोल्यूशन जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल के। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसमें इवोल्यूशन उतना धीरे होगा, उतना स्लो होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल था, सर आप हमें बताइए कि ये जो यूनिवर्स था, इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ? बेटा, यूनिवर्स को समझाने के लिए अपने पास एक थ्योरी आई थी जिसको अपन ने बोला था बिग बैंग थ्योरी, और इस बिग बैंग थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एबे लीमेत्रे। एग्जैक्टली में ये बिग बैंग थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। चले आपको बता दूं, हमारा ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, और इस यूनिवर्स पे अर्थ जो है वो बहुत बहुत छोटी है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि स्पेक, दैट इज एक छोटे से डॉट जैसी दिखाई देती है। कौन? हमारी धरती। किसके रेस्पेक्ट में? विद द रेस्पेक्ट ऑफ साइज ऑफ यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में। चले बड़े ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि ये जो पिंक कलर की एक सॉलिड एंटिटी है और इसके अराउंड जो है ये अपने पास हॉट स्पिनिंग गैसेस क्लाउड है। ये क्या है? हॉट स्पिनिंग गैसेस क्लाउड है। हमने बोला ये गैसेस क्लाउड जो है ये इसके अराउंड रोटेट हो रहे हैं और स्पिन कर रहे हैं। किसके अराउंड? इट्स सॉलिड एंटिटी के अराउंड। अब साइंटिस्ट लोगों का मानना था कि यहां पे लगातार न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो रही थी और उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की वजह से एक दिन यहां पे एक बहुत बड़ा थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस बहुत बड़े धमाके को बोला बिग बैंग। बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब धमाका। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको बोला बिग बैंग। और ये बोला ये बिग बैंग जो हुआ, ये बिग बैंग हुआ अबाउट
20 बिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स एगो। और वो कह रहे हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ, ये जो बहुत बड़ा धमाका हुआ, एग्जैक्टली में इसी ने यूनिवर्स का ओरिजिन करवाया। तो जब भी बोले कि बिग बैंग किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल, तो हमने बोला यही था, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कब? लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो। तो अगर कोई पूछे कि बताओ बिग बैंग कब हुआ, आप कहोगे 20 बिलियन ईयर्स एगो। वो पूछेगा बताओ बिग बैंग ने क्या करवाया, आप कहोगे यूनिवर्स का ओरिजिन करवाया। वो पूछेगा यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, आप कहोगे 20 बिलियन ईयर्स एगो। चले, अब ये बिग बैंग इतना बड़ा धमाका था कि ये हमारे लिए फिजिकल टर्म में इमेजिन कर पाना पॉसिबल नहीं है। और ये एक सिंगल स्टेप ह्यूज एक्सप्लोजन था जो एक ही स्टेप पे हुआ। जो ही सिंगल स्टेप पे धमाका हुआ, इस डेंस एंटिटी के परखंजे उड़ गए, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई, और जो हॉट गैसेस क्लाउड था उसने छोटे छोटे स्मॉल गैसेस क्लाउड बना लिए। और इन स्मॉल गैसेस क्लाउड को अपन बोल के चलते बेटा नेबुला। क्या बोल के चलते हैं इनको अपन बोल के चलते हैं नेबुला। और ये पिंक कलर के हैं, ये इस सॉलिड एंटिटी से बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। चले, तो मैंने कहा ये है पार्टिकल्स ऑफ डेंस एंटिटी और सॉलिड एंटिटी। चलूं मैं आगे। अब हुआ क्या, ये इतनी सी छोटी चीज जब ब्लास्ट हुआ तो इतने बड़े एरिया में फैल गई कि नहीं फैल गई? मैंने बोला कि इस बैंग की वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, और जो ही यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ तो हीट लॉस हुआ ज्यादा, इसलिए यूनिवर्स का टेम्परेचर क्या हुआ? कम। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि बिग बैंग की वजह से क्या हुआ? यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ एंड टेम्परेचर केम डाउन। चले, अब उसके कुछ समय बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। उसके कुछ समय बाद किसका फॉर्मेशन हुआ? बिग बैंग के कुछ टाइम के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। ये जो गैसेस थी, ये गैसेस जो थी, इन गैसेस ने ग्रेविटी की वजह से कंडेंसेशन किया। क्या किया? कंडेंसेशन। इसलिए मैं लिखा कंडेंसेशन ऑफ गैसेस ड्यू टू ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी की वजह से गैसेस का कंडेंसेशन हुआ, जिसकी वजह से कई सारे गैलेक्सीज बने। क्या बने? कई सारे गैलेक्सीज। तो जब भी पूछे गैलेक्सीज किसकी वजह से बने, तो आप कहोगे गैसेस के कंडेंसेशन की वजह से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। और गैलेक्सीज कितने बने? हमने बोला मैनी गैलेक्सीज बने। मतलब हमारे यूनिवर्स में कई सारे गैलेक्सीज है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि यूनिवर्स में है ह्यूज, अपने पास क्या है? अपने पास है ह्यूज नंबर ऑफ गैलेक्सीज, और बहुत सारे गैलेक्सीज प्रेजेंट है, या कह दूं ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज अपने पास प्रेजेंट है। चले, हमने बोला ये यहां पे खूब सारे गैलेक्सीज है। अगर पूछे कि बताओ एक गैलेक्सी किससे बना, तो एक गैलेक्सी में तीन चीजें होती हैं, स्टार्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं एंड गैसेस क्लाउड। उनसे मिलके क्या बनता है? गैलेक्सी। इन बहुत सारे गैलेक्सी में से केवल हमें एक ही गैलेक्सी दिखाई देता है, और जो हमें दिखाई देता है उसको अपन ने बोल दिया आवर गैलेक्सी। उस आवर गैलेक्सी को ही अपन बोलते हैं बेटा आकाश गंगा, या उसी को अपन बोलते हैं मिल्की वे। आकाश गंगा, या उसी को क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। किसको? आवर गैलेक्सी, जो हमें दिखाई दे रहा है। अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये जो गैलेक्सी जो था, ये गैलेक्सी जो था, इस गैलेक्सीज में धीरे धीरे दोबारा से कंडेंसेशन हुआ ड्यू टू सेल्फ ग्रेविटी, और सेल्फ ग्रेविटी की वजह से यहां पे बना सोलर नेबुला। क्या बना? सोलर नेबुला। ये सोलर नेबुला जो था एग्जैक्टली में इसी से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। इसी से किसका फॉर्मेशन हुआ? सोलर सिस्टम का, जिसमें अपने पास सन आ गया, अर्थ आ गई एंड अदर प्लेनेट्स आ गया। उन सब का क्या हुआ? अगर कोई पूछे अब कि बताओ अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, अरे अर्थ का ओरिजिन तो तब हुआ जब सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ। और सोलर सिस्टम का ओरिजिन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। इसका मतलब अर्थ का ओरिजिन भी कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। पहला क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन और निकल के आता दोस्तों, वो पूछेगा बताओ यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ। तो हमने बोला था यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था? हमने बोला यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, वो हुआ था अपने पास 20 बिलियन ईयर्स एगो। तो वो पूछेगा बताओ यूनिवर्स के ओरिजिन के कितने समय बाद अर्थ का ओरिजिन हुआ। तो यूनिवर्स के ओरिजिन के कितने समय बाद? 15.5 बिलियन ईयर्स के बाद ओरिजिन हुआ किसका? अर्थ का। चले, अब सवाल यहां पे एनसीईआरटी और खूब प्यारा सा पूछती है। दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर अब बताओ जो धरती बनी थी, जो न्यूली फॉर्म अर्थ थी, वो न्यूली फॉर्म अर्थ जो थी उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी थी, कैसे हालात थे उस पे? चले, तो सुनिएगा, हम कहानी शुरू करते हैं आपसे प्रिमिटिव अर्थ के बारे में।
बेटा प्रीमिटिव अर्थ का हमने बोला ओरिजिन कब हुआ, आप कहोगे सर 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। वो पूछेगा प्रीमिटिव अर्थ जब बनी थी, तो प्रीमिटिव अर्थ जब बनी थी तो वो थी आग का गोला, मतलब उसका टेम्परेचर जो था वो बहुत बहुत ज्यादा था, लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। लेकिन प्रीमिटिव अर्थ पे आज जैसा एटमॉस्फेयर नहीं था, मतलब फ्री ऑक्सीजन जो अपने पास है लगभग 21% ऐसी नहीं थी, फ्री नाइट्रोजन जो अपने पास है वो नहीं थी। तो कहने का मतलब प्रीमिटिव अर्थ को आप देखोगे तो उस पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, मतलब फ्री O2 जो थी वो क्या थी बच्चे, एब्सेंट। फ्री O2 जो थी वो क्या थी, एब्सेंट। इसलिए मैं कह दूं कि प्रीमिटिव अर्थ का एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर कैसा था, आप कहोगे सर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। लेकिन प्रीमिटिव अर्थ पे ज्वालामुखी खूब सारे निकलते थे, दैट इज वोल्केनिक इरेप्शन और वोल्केनिक स्टॉर्म्स जो थे वो खूब सारे आते थे। चले सवाल था सर बताओ प्रीमिटिव अर्थ पे ओजोन थी कि नहीं थी। अरे भले मानुस, जब प्रीमिटिव अर्थ पे फ्री ऑक्सीजन ही नहीं थी तो बिना ऑक्सीजन के ओजोन नहीं बन सकता, मतलब प्रीमिटिव अर्थ पे ओजोन लेयर जो थी वो भी कंप्लीटली एब्सेंट थी। इसलिए सन से आने वाली यूवी रेज सीधी की सीधी अर्थ पर आती थी। अब हमने यहां पे बोला कि ये मेरे पास, हमने कंडीशन बताई प्रीमिटिव अर्थ थी। प्रीमिटिव अर्थ पे मैंने बोला वोल्केनिक स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा होते थे, ज्वालामुखी खूब सारे निकल फूटते थे। तो ज्वालामुखी से जो वोल्केनिक इरेप्शन बाहर निकलता है, इरेप्ट बाहर निकलता है, दैट इज लावा बाहर निकलता है, वो लावा बाहर निकला और लावा बाहर निकल के अर्थ की सरफेस पे फैल गया। तो धरती में से ज्वालामुखी फूटने से लावा बाहर निकल रहा था, उसके साथ कई सारी गैसेस बाहर निकल रही थी, जैसे वाटर वेपर की फॉर्म में था क्योंकि धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, वहां पे अमोनिया थी एंड वहां पे मीथेन थी। ये गैसेज जो थी, ये गैसेज लावा के साथ बाहर निकली और इसने पूरी की पूरी अर्थ की सरफेस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो एक बड़ा फेमस सवाल था कि प्रीमिटिव अर्थ का एनवायरमेंट कैसा था, आप कहोगे रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। क्या उसमें ऑक्सीजन थी फ्री, आप कहोगे नहीं, तो क्या था। ध्यान रखना प्रीमिटिव अर्थ पर अमोनिया एंड मीथेन गैसेज अबेंडेंटली प्रेजेंट थी। चले ये थी प्रीमिटिव अर्थ की हालत। फिर कहते हैं कि सर बताइए तो अर्थ का करंट एनवायरनमेंट कैसे बना होगा। तो इन लोगों ने बताया, ये बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड साइंटिस्ट लोगों ने बताया, उन्होंने क्या कहा कि प्रीमिटिव अर्थ जो थी उस पे हमने देखा कि वाटर वेपर निकल रही थी और हमने देखा कि ओजोन लेयर भी नहीं थी। तो सन से यूवी लाइट सीधी की सीधी धरती पे आ रही थी, बोलो बिल्कुल आ रही थी। तो बोला सन की यूवी रेज आई और वो किस पे गिरी, वो वाटर पे गिरी। जो वाटर वेपर पे और वाटर पे यूवी रेज गिरी तो इस वाटर वेपर का हुआ ब्रेकडाउन और ये टूट गई किस में, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। आपको पता है हाइड्रोजन का वेट जो है वो है कम, दैट इज ये मेरे पास लाइटर गैस है, हल्की गैस है। ये हल्की गैस जो थी ये तुरंत के तुरंत हो गई एस्केप, ये तुरंत के तुरंत हो गई एस्केप्ड। चले अब सवाल था कि हाइड्रोजन तो एस्केप्ट हो गई, रिलीज हो गई, अब ऑक्सीजन ने क्या काम किया। बेटा ऑक्सीजन ने यहां पे प्रेजेंट इस मीथेन का, इस अमोनिया का, मीथेन अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया। किसने किया, ऑक्सीजन ने। और जब मीथेन एंड अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ तो अपने पास प्रोड्यूस हुई CO2, N2 एंड H2O और वाटर फिर भी किस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। जो वाटर वेपर बनी वो तुरंत के तुरंत वाटर वेपर ने किसका फॉर्मेशन कर लिया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लिया। एंड यहां पे अभी तक धरती पे कोई भी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म नहीं था। तो ऑक्सीजन तो वाटर के ब्रेकडाउन से लगातार बन रही थी लेकिन ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला कोई नहीं था। तो लगातार धरती पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने लगी और उसके बढ़ने की वजह से, एक्सेस ऑक्सीजन के एक्यूमुलेशन की वजह से ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर लिया, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर लिया। चले ओजोन लेयर भी अब बन गई है, करंट धरती पे ओजोन लेयर है। अब बोला धीरे धीरे देखा वाटर जो था उससे क्लाउड्स बन गए थे, धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर घटने लगा और जब धरती का टेम्परेचर हो गया लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो गया धरती का टेम्परेचर, जब लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर हुआ और जो वाटर वेपर थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई और हुआ अपने पास रेनफॉल। क्या हुआ अपने पास हुआ रेन फॉल। जब रेनफॉल हुआ तो ये वाटर जो था
ये वाटर अर्थ पे आया और अर्थ पे जो डिप्रेशन ऑफ अर्थ थे, अर्थ पे जो गड्ढे थे, उन गड्ढे में जाके पानी भर गया। अरे पानी से भरे हुए इन गड्ढों को ही डिप्रेशन ऑफ अर्थ विच आर फिल्ड विद वाटर, उन्हीं को हमने बोल दिया सी, मतलब उन्हीं से प्रीमिटिव ओशन और सी का फॉर्मेशन हुआ। ये कहानी थी, ये सारी की सारी बिग बैंग थ्योरी और उससे रिलेटेड साइंटिस्ट लोगों का थॉट था, उन्होंने बताई थी वो बात थी। चले भैया अपना आगे, यहां तक की बात मेरे हिसाब से कंप्लीट होगी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चले पर। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि अर्थ का सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, अब आप हमें एक बात और बता दीजिए कि इस धरती पे फर्स्ट लाइफ कैसे आई। बेटा धरती पे लाइफ का ओरिजिन समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। उन्हीं में एक थ्योरी थी जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, उसी में एक थ्योरी थी जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। बेटा ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के 3 स्टेटमेंट थे। कितने स्टेटमेंट थे? 3 स्टेटमेंट थे। ये थ्योरी क्या बोली? ये बोली कि इस अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन जो था वो ओरिजिन किसी थर्ड पावर ने करवाया है, इस नेचर की एक थर्ड पावर ने करवाया है, और वो पावर कोई और नहीं, वो है गॉड। वो कौन है? गॉड। उस गॉड ने लाइफ का ओरिजिन करवाया कहां पे? धरती पे। चले हमने कहा कि ये बताओ धरती पे लाइफ का ओरिजिन गॉड ने करवाया। बोला हाँ गॉड ने करवाया। बोला क्या कहना चाहते हो तुम? बोला मैं कहना ये चाहता हूं कि धरती पे लाइफ को गॉड ने बनाया है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम आज देख रहे हैं उनको बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्रिएट किया था। किसने किया था? गॉड ने। ये उसका पहला स्टेटमेंट था। चले दूसरा स्टेटमेंट, वो बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम आज देख रहे हैं वो किसने क्रिएट किए? गॉड ने क्रिएट किए। और जब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया तब से लेके आज तक बायोडाइवर्सिटी जो है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया और ना ही फ्यूचर में कोई भी चेंज होगा। मतलब इनके हिसाब से जब से धरती पे लाइफ आई तब से लेके आज तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बायोडाइवर्सिटी सेम है, उतने की उतनी है जितनी गॉड ने बनाई थी, उसमें आज तक कोई चेंज नहीं हुआ और फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह कह रहा है कि लाइफ फॉर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब कोई इवोल्यूशन ही नहीं हुआ। नेक्स्ट तीसरी बात, हमने पूछा कि यार आप बताइए आपके हिसाब से ये अर्थ है ये कितनी पुरानी है, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ होगा? तो ये थ्योरी कहती है अर्थ जो है वो ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड है, 4000 साल पुरानी धरती है। चले लेकिन ये जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी इसको 19th सेंचुरी में डिसअप्रूव्ड कर दिया गया। वो कर दिया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। जब चार्ल्स डार्विन HMS बीगल शिप से दुनिया के भ्रमण पे निकला तब उन्होंने बहुत सारी अलग अलग वैराइटीज ऑफ एनिमल्स देखे, बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी और उनके बेसिस पे वो कंक्लूजन पे पहुंचा कि लाइफ फॉर्म्स कांस्टेंट नहीं है, ये लगातार समय के साथ बदल रही थी। और इस बेसिस पे उन्होंने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को क्या कर दिया? डिसअप्रूव्ड। बड़ा फेमस सवाल है, पूछ के पूछा गया है कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को किसने डिसअप्रूव्ड किया? डार्विन ने किया। कब किया? याद रखना 19th सेंचुरी में किया। चले भैया अपन आगे, यहां तक की बात क्लियर है। ये थ्योरी तो गलत साबित हुई, उसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसको बोलते हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी। बेटा ये पैनस्पर्मिया थ्योरी एग्जैक्टली में कुछ अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने दी और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का ये अभी तक एक फेवरेट आइडिया है, वो अभी भी इसमें फेथ करते हैं। क्या कहा? ये थ्योरी कहती है कि आउटर स्पेस से कोई स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो कि यूनिट ऑफ लाइफ होगी वो अर्थ पे एंड अदर प्लेनेट से पे आई होगी। कहां से आई? आउटर स्पेस से स्पोर लाइक स्ट्रक्चर और मैं कहूं यूनिट ऑफ लाइफ ट्रांसफर हुई कहां पे? अर्थ एंड अदर प्लेनेट्स पे आई और उससे ओरिजिन हुआ किसका? उसी से हुआ ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसी से क्या हुआ? उसी से हुआ ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन उसी से हुआ। ये कौन सी थ्योरी कहती है? पैनस्पर्मिया थ्योरी कहती है। चलिए अपन आगे नेक्स्ट अगले थ्योरी आई, वो अपने पास आई स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, या इसी को बोलते हैं एबायोजेनेसिस थ्योरी, या इसी का तीसरा नाम है ऑटोजेनेसिस थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई साहब धरती पे लाइफ का ओरिजिन हुआ, वो ऊपर वाले लोग जो बता रहे वैसे नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई कैसे हुआ? बोला धरती पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ कि जो अपने पास नॉन लिविंग मैटर था, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो था, डेड डिकेइंग रोटिंग जो मैटर था, बेकार पड़ा जो मैटर था, कचरा जो था, एक तरह से उस डेड और नॉन लिविंग मैटर से सडनली स्पॉन्टेनियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। तो ये क्या कह रहा है कि लाइफ का ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से सडनली हुआ, अचानक हुआ।
मतलब ये कह रहे हैं कि जो तुम इवोल्यूशन में कह रहे हो ना, ये स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉन लिविंग चीजों से सडनली कैसी चीज बन गई, लिविंग बन गई। ये किसने कहा, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ने कहा। इसको भी डिसअप्रूव कर दिया गया, इसको भी डिसअप्रूव कर दिया गया। किसने डिसअप्रूव किया, बायोजेनेसिस थ्योरी ने। तो हमने बोला जब भी पूछे किसने डिसअप्रूव किया, तो हमने बोला डिसअप्रूव्ड बाय बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी ने इसको क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। सवाल था सर बायोजेनेसिस थ्योरी क्या थी? बेटा बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कह रही थी, बायोजेनेसिस थ्योरी ये कह रही थी कि एबायोजेनेसिस वाला कह रहा है कि नॉन लिविंग से सडनली लिविंग बना, तो बायोजेनेसिस थ्योरी बोली ऐसा नहीं हुआ। एग्जैक्टली में एक लिविंग ने ही नए लिविंग को प्रोड्यूस किया, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। यही कौन कहती है, बायोजेनेसिस थ्योरी। और इसने इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए यहां पे एक टैगलाइन दे दी, ओमनिस विवम एक्स विवो। और दोस्तों इस टैगलाइन का मतलब यह है कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यू ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। और इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हक्सली एंड हार्वे। अब अपने पास कई सारे साइंटिस्ट लोग आए जिन्होंने ये कहा कि भाई बायोजेनेसिस थ्योरी जो हक्सली और हार्वे ने दी वो एकदम सही थ्योरी है। उनमें साइंटिस्ट था, रेडी था, स्प्लॉन्जानी था एंड लुईस पास्चर था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कौन था, लुईस पास्चर था। अब हम यहां पे बात करेंगे किसके बारे में, लुईस पास्चर के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी माता ने केवल लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को ही एक्सप्लेन किया है, बाकी किसी के भी बारे में बात नहीं की। तो ध्यान रखना जब भी पूछे कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटली बायोजेनेसिस थ्योरी को तो प्रूव किया एंड एबायोजेनेसिस थ्योरी को डिसअप्रूव किया, तो वो अपने पास था लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्या था, लुईस पास्चर ने एग्जैक्टली बेटा दो फ्लास्क लिए, एक लिया स्वान नेक फ्लास्क और एक लिया स्ट्रेट नेक फ्लास्क। एक लिया स्वान नेक फ्लास्क एंड दूसरा लिया स्ट्रेट नेक फ्लास्क। और इन दोनों के दोनों फ्लास्क में उन्होंने चिल्ड यीस्ट एंड सुगर का सॉल्यूशन भर लिया। आपको बता दूं ये सॉल्यूशन जो था ये था स्टेराइल। कैसा था, स्टेराइल सॉल्यूशन था जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था। चले अब उन्होंने इन दोनों के दोनों फ्लास्क जो थे, इन दोनों के दोनों फ्लास्क को रख दिया, दोनों के दोनों फ्लास्क को रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब जाके देखा तो क्या देखा कि इनके पास जो स्ट्रेट नेक का फ्लास्क था उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, लेकिन स्वान नेक फ्लास्क जो था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट थे, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट थे। जब इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क को थोड़े अच्छे से देखा तो पता चला कि स्वान नेक फ्लास्क के इस कर्विड पार्ट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड हो गए थे। कहां ट्रैप थे, इस कर्विड पार्ट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े थे, दैट इज ट्रैप हो गए थे। सवाल था सर आप ये बताइए कि यहां पे ट्रैप्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे विच आर प्रेजेंट एट कर्विड पार्ट ऑफ स्वान नेक फ्लास्क, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से आए, पहली बात। दूसरी बात कि स्वान नेक फ्लास्क में तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था, लेकिन स्ट्रेट नेक फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से आया। तो यहां पे पास्टर साहब क्या कहते हैं कि अपनी एयर जो है, इस एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड है। तो हुआ ये कि ये जो स्ट्रेट नेक फ्लास्क था, जब इसमें एयर आई तो उस एयर के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए, एयर के साथ साथ क्या आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए। मतलब एयर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्वान नेक फ्लास्क में चले गए। यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के साथ पहुंचे, यहां पे कल्चर मीडियम था, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम था, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वहां जाके बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन किया, इसीलिए इस कल्चर मीडियम में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसने पैदा किया, एयर के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन करके और रिप्रोडक्शन करके पैदा किया। चले तो ये बात तो प्रूव हुई कि प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उन्हीं से नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने। सवाल था यहां क्यों नहीं बने, तो साइंटिस्ट ये कहता है कि भैया यहां पे भी अपने पास जब एयर आई तो एयर के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए।
एयर के साथ साथ कौन आए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए। ये लीजिए, एयर के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए। लेकिन हुआ क्या, ये एयर जब अंदर गई तो ये इस स्वान ने के कर्वेड पार्ट से टकराई तो इस एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे यहीं पे गिर गए। मतलब आगे जो गई वो केवल और केवल ओनली एयर गई, उस एयर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे। मतलब यहां पे तो कल्चर मीडियम तक पहुंची, वो एयर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचा, जबकि यहां पे आया तो एयर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्विड पार्ट पे ही ट्रैप हो गए, लेकिन अंदर गई वो स्टेराइल एयर गई, और वो एयर गई उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था। इसीलिए इस कल्चर मीडियम में भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये कि लुईस पास्चर साहब ने ये बता दिया कि नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल पैदा नहीं हो रहा, नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो रहा। एग्जैक्टली में लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, या मैं कहूं इवोल्व हुआ। चले, अब सवाल बड़ा प्यारा सा था। हमने पास्टर साहब से कहा कि यार आपने ये बात प्रूव कर दी कि एबायोजेनेसिस थ्योरी गलत है। मान ली हमने बात, आपने ये भी प्रूव कर दिया कि बायोजेनेसिस थ्योरी सही है। और बायोजेनेसिस थ्योरी को जब आपने प्रूव किया तो आपने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ। हम तो यही पूछ रहे हैं कि वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज धरती पे पहला ऑर्गेनिज्म कहां से आया। हम तो एग्जैक्टली में उस प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के ही ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे पैदा हुआ होगा। तो पास्टर साहब बोले कि यार एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को इस बारे में नहीं पता कि पहला ऑर्गेनिज्म कैसे आया, लेकिन मैं ये बात प्रूव कर चुका हूं कि उस पहले ऑर्गेनिज्म के बाद आगे ऑर्गेनिज्म कैसे बने होंगे। मतलब हमारी समस्या का समाधान यहां पे भी नहीं मिल पाया। इसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, या इसी का नाम है आर्टिफिशियल सिंथेसिस थ्योरी। बेटा इस थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक रशियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओपेरिन, एंड दूसरा इंग्लैंड का साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्डेन। आपको बता दूं ये ओपेरिन जो था, इस ओपेरिन ने ही एक बुक लिखी थी और इसकी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओपेरिन की ही बुक का क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इन्होंने इस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के थ्रू ये बताया कि धरती पे पहली लाइफ कैसे आई। तो जब भी पूछे कि अर्थ पर फर्स्ट लाइफ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाली मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी, तो ध्यान रखना यही मेरे पास है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। यही है मेरे पास मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। कौन सी? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। चले, सवाल था सर ये थ्योरी क्या कहती है? बेटा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ये कहती है कि प्रिमिटिव अर्थ जो थी उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे। बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्मेशन हुआ होगा, इन्होंने ही फॉर्मेशन किया होगा। वो किसका फॉर्मेशन किया होगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन किया होगा। अब बोला कि इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन हुआ कहां पे? बोला इनका फॉर्मेशन हुआ, वो हुआ सी वाटर में। किसमें हुआ बेटा? सी वाटर में। हमने बोला ये मेरे पास सी और ये मेरे पास हुआ सी वाटर। सी वाटर में इनका फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां प्रेजेंट थे? सी वाटर में प्रेजेंट थे। और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था इनके कॉम्बिनेशन से, इनके ही कॉम्बिनेशन से बनी फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और इस फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज इयोबायोंट का ओरिजिन हुआ अबाउट 3 बिलियन ईयर्स एगो। इयोबायोंट जो कि नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी, उसका ओरिजिन कब हुआ? 3 बिलियन ईयर्स एगो। फिर साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी, इसी से फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ का, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ का। और जब भी कोई पूछे बताओ फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, तो आप कहोगे ये आई अपने पास 2 बिलियन ईयर्स एगो। सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई? 2 बिलियन ईयर्स एगो। चले, तो सवाल था बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल था। अगर पूछे कि धरती पे लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, तो आपको बताना है धरती पे लाइफ का ओरिजिन होता है, वो होता है 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो हमने बोला टर्म थी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ।
तो वो क्या था, वो अपने पास था 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो जब भी कोई पूछे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ तो आप बोलोगे 4 बिलियन ईयर्स एगो। अगर कोई कहे ओरिजिन ऑफ अर्थ आप कहोगे 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब अर्थ के ओरिजिन के कितने समय के बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ, आप कहोगे 0.5 बिलियन ईयर्स बाद या 500 मिलियन ईयर्स बाद हुआ। वो कहेगा फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, आप कहोगे 3 बिलियन ईयर्स एगो। वो पूछेगा फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, आप कहोगे 2 बिलियन ईयर्स एगो, 2 बिलियन ईयर्स एगो। चले, अब सवाल था कि वो पूछेगा बताओ फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कहां हुआ, आप कहोगे सी वाटर में। कहां हुआ, सी वाटर में। इसका मतलब वाटर लाइफ के ओरिजिन के लिए एसेंशियल है, वाटर लाइफ के ओरिजिन के लिए एसेंशियल है। वो कहेगा आप हमें बताइए कि प्रिमिटिव अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी थी। हमने कहा सीधी सीधी बात है, प्रिमिटिव अर्थ पे टेम्परेचर था बहुत ज्यादा, टेम्परेचर था बहुत ज्यादा, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, मतलब फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन मीथेन एंड अमोनिया थे बहुत बहुत ज्यादा। एंड तीसरी एंड इंपॉर्टेंट बात, वोल्केनिक स्टॉर्म्स जो थे वो बहुत बहुत ज्यादा थे। ये 3 तरह की कंडीशन प्रेजेंट थी कहां पे, प्रिमिटिव अर्थ पे। और इस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने यह बताया कि यस, धरती पे पहली लाइफ का ओरिजिन इन प्री एग्जिस्टिंग केमिकल मटेरियल से ही हुआ। और ये केमिकल मटेरियल जो होते हैं ये कैसे थे, नॉन लिविंग। मतलब धरती पे पहली लाइफ का ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से ही हुआ, दैट इज एबायोजेनेसिस के थ्रू हुआ। लेकिन वो सडनली नहीं हुआ, वो एक मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस था, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिसके थ्रू लाइफ का ओरिजिन हुआ। यही कंक्लूजन था केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का। चले, अब सवाल था सर आपने बोला केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी एकदम सही है, हमने कहा बिल्कुल सही है, तो आप बताओ ना धरती पे जो पहली सेल्यूलर फॉर्म बनी थी वो क्या थी। बेटा सबसे पहला सेल्यूलर फॉर्म बनी थी वो कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, जो कहां बना था, सी वाटर में, सी वाटर में बना था। और वो कैसा था, वो कीमो हेट्रोट्रोपिक था। कैसा था, कीमो हेट्रोट्रोपिक। चले भैया, फिर उस कीमो हेट्रोट्रोपिक से धीरे 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 म्यूटेशन होते गए और फॉर्मेशन हुआ किसका, कीमो ऑटोट्रोपिक का। उसके बाद किसका आया, नॉन ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का। और उसके बाद अपने पास आया, वो आया ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जांपल मेरे पास है, वो एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, या जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जैक्टली में सबसे पहले धरती पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला कोई और नहीं, वो कौन था, साइनोबैक्टीरिया। इसीलिए हमने बोला फर्स्ट टाइम O2 प्रोडक्शन ऑन द अर्थ वो किसने किया, वो किया बेटा साइनोबैक्टीरिया ने। इसका मतलब जो पहले बात बोली थी कि वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, वो बात क्या थी, एकदम गलत। सही बात तो यही है कि वो ऑक्सीजन जो धरती पे प्रोड्यूस करी वो सबसे पहले किसने करी, साइनोबैक्टीरिया ने करी। चले भैया अपना आगे सवाल था, सर केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को आप मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मान रहे हो, क्या आपके पास इस बात का एविडेंस है कि वास्तव में धरती पे ऐसा कुछ हुआ होगा। हमने कहा कि भैया केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने सिमिलर काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें एक बहुत फेमस नाम था साइंटिस्ट का, जिसका नाम था स्टैनली मिलर। दैट इज मिलर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और इसने 1953 में अपनी लैब में वैसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट करी जैसी कि प्रिमिटिव अर्थ पर बताई जा रही थी। और फिर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन को 2:1:2 के रेशियो में लिया और ये जो बड़ा फ्लास्क था इसका टेम्परेचर रखा, वो रखा इसने 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर इसके ऊपर से इन्होंने वाटर वेपर पास की। क्या पास की, हमने बोला इन्होंने पास की वाटर वेपर। क्या पास की बेटा, वाटर वेपर। तो कहने का मतलब इस बड़े फ्लास्क में 4 चीजें हो गई, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन। चले, जब इसके ऊपर से पास करी और फिर इसको गुजारा कहां से, बेटा इसको पास किया, ये जो मेरे पास था वेपर, ये वेपर को गुजारा कंडेंसर में से। जब कंडेंसर में से गुजारा तो धीरे धीरे ये वेपर ठंडी हुई और वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ और ये पानी की ड्रॉप जो थी ये धीरे धीरे जाके पानी इस यू शेप्ड पार्ट में जाके भर गया और इकट्ठा हो गया। ये यू शेप्ड पार्ट जिसमें पानी भरा था, तो इसको हमने बोल रखा ये वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब मिलर ने यहां से इस वाटर का सैंपल निकाला और सैंपल को लेके एनालिसिस किया तो इसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे,
इसमें अमाइनो एसिड्स जो थे वो प्रेजेंट थे। चले, तो जब भी पूछे बताओ मिलर ने कौन सी ईयर में एक्सपेरिमेंट किया, 1953 में कौन कौन सी चीजों का मिक्सचर लिया, आप कहोगे मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन का मिक्सचर लिया 2:1:2 के रेशियो में, और कौन सी गैस पास की, आप कहोगे वाटर वेपर उसके ऊपर से पास की। वो पूछेगा टेम्परेचर कितना रखा, आप कहोगे 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। तो वो पूछेगा बताओ मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस को ऑब्जर्व किया, आप कहोगे अमाइनो एसिड के सिंथेसिस को ऑब्जर्व किया। बस यही बात आपको याद रखनी। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। अब बेटा जैसा मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे ही एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने भी किए, और उनमें उनको मिला सुगर, उन्होंने प्रोड्यूस किया नाइट्रोजन बेस, उन्होंने प्रोड्यूस किया पिगमेंट्स, और उन्होंने प्रोड्यूस किया फैट। सिमिलर काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट में इस तरह के प्रोडक्ट उनको मिले। बच्चे इसका तीसरा एविडेंस भी अपने पास है, एनालिसिस ऑफ मेट्योराइट्स। मेट्योराइट्स मतलब होता है उल्का पिंड। क्या होता है? उल्का पिंड। बेटा जब मेट्योराइट्स को स्टडी किया तो उस मेट्योराइट्स में कुछ ऐसे केमिकल और गैसेज हमें मिली जो कि साइंटिस्ट क्लेम कर रहा था कि प्रिमिटिव अर्थ पे बनी थी। तो इसका मतलब अगर मेट्योराइट में वो केमिकल कंपाउंड या वो गैसेस प्रेजेंट है जो कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से प्रिमिटिव अर्थ पे बनी थी, तो इसका मतलब कि इस स्पेस के किसी ना किसी पार्ट में अभी भी केमिकल इवोल्यूशन चल रहा है, और हो सकता है आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वहां पे भी लाइफ का ओरिजिन हो जाए। ये तीन अपने पास थे एविडेंसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, आपको लर्न करने हैं बाय हार्ट। ठीक है जी, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कंप्लीट की, एविडेंस कंप्लीट किया। अब अपन पहुंचे बच्चे, वो पहुंचे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सवाल था सर ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या था? बेटा अब साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि धरती पे पहला जो ऑर्गेनिज्म बना था वो एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना था, हाँ कि ना? तो अब क्वेश्चन एक बड़ा था कि जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उससे प्रेजेंट डे की इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी कैसे बनी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज कैसे बनी होगी? तो उसका जवाब था कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से बनी होगी, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। तो सवाल था क्या वास्तव में धरती पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है जिसकी वजह से वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से पूरी की पूरी इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी बन गई? तो उस बात का जवाब देना था हमें, उस बात के एविडेंस इकट्ठा करने थे, और उन्हीं एविडेंस में सबसे पहला एविडेंस है पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस, मींस एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स। सवाल था सर फॉसिल्स क्या होते हैं? बेटा जब हम चट्टानों की खुदाई करते हैं तो उन रॉक्स के अंदर पास्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कुछ हार्ड पार्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कुछ हार्ड पार्ट, लाइक उनकी बोन्स मिल गई, उनके दांत मिल गए, उनके क्लॉज मिल गए, या मैं कहूं उनके नेल्स मिल गए। अरे हाँ कि ना? तो हमने बोला कि पास्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के वो हार्ड पार्ट जो हमें रॉक्स में मिलते हैं एग्जैक्टली में, उन्हें ही हम बोल के चलते हैं बेटा फॉसिल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। सवाल था तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि फॉसिल्स किस में मिलते हैं? हमने कहा रॉक्स में मिलते हैं। कौन सी रॉक्स में? बेटा वो रॉक्स जिनमें जनरली फॉसिल्स मिलते हैं उन रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सवाल था सर रॉक्स में जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं वो कौन से टाइप के फॉसिल है? बच्चे आपको बता दूं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल के बारे में पूछे तो उनका नाम है पेट्रीफाइड फॉसिल। क्या बोलते हैं? पेट्रीफाइड फॉसिल। सवाल था सर पेट्रीफाइड फॉसिल कौन से होते हैं? ऐसे फॉसिल्स जो कि हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। किससे बनते हैं? हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी। जब हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी फॉसिल की फॉर्म में मिले, लाइक हम बात करके चलें बोन्स के बारे में, टीथ के बारे में, नेल्स के बारे में, एटसेट्रा, जब बॉडी के हार्ड पार्ट फॉसिल्स की फॉर्म में मिले तो उन्हें बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स, और ये ही मोस्ट कॉमन टाइप के फॉसिल है। मतलब अगर फॉसिल्स को आप देखोगे और उनको स्टडी करोगे तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि यस धरती पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही हुआ है। और इन फॉसिल्स की स्टडी से ही आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ क्लोजली को रिलेटेड है। ये एनसीईआरटी माता की लाइन है। चलें जी अपन आगे, नेक्स्ट।
अगला था अपने पास एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो करते बेटा होमोलोगस ऑर्गन्स और होमोलॉजी के बारे में। सवाल था सर होमोलोगस ऑर्गन कौन से हैं? बेटा होमोलोगस ऑर्गन वो है जिनका ओरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है? सेम। ओरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है? सेम। इसलिए मैंने बोला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर, दैट इज ओरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर क्या थी? सेम। बट उनके फंक्शन और अपीयरेंस है वो हो सकते हैं सेम भी और डिफरेंट भी, वो हो सकते हैं सेम भी और डिफरेंट भी। हम एक बात जब सवाल करते हैं या डिस्कस करते हैं तो एक बड़ी भूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हमसे पूछता है बताओ होमोलोगस ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर ओरिजिन, आप कहोगे सेम, वो कहेगा फंक्शन, हम सीधा बोल देंगे डिफरेंट। गलत बात है। एनसीईआरटी माता ने जो एग्जांपल्स ली वो एग्जांपल्स वो लिए जो डिफरेंट शो कर रहे हैं, लेकिन अगर कहे कि होमोलोगस ऑर्गन्स के फंक्शन ऑलवेज डिफरेंट होते तो बात गलत है। सम होमोलोगस ऑर्गन्स आर देयर जिनके फंक्शन सेम सेम भी होते हैं, तो मतलब होमोलोगस ऑर्गन के फंक्शन सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। सवाल था सर ये होमोलोगस ऑर्गन जो थे ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कैसे होते हैं? हमने कहा होमोलोगस ऑर्गन के प्रोड्यूस होने की वजह है वो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो होमोलोगस ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसकी वजह से? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या जिसको बोलते हैं अडेप्टिव डाइवर्जेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। सवाल था सर अडेप्टिव डाइवर्जेंस या मैं कहूं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से ही क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? होमोलोगस ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है क्या? बच्चे मान लीजिए मेरे पास कोई एंसिस्टर है, कोई पेरेंट है, इस पेरेंट के जो प्रोजिनी थे वो कोई प्रोजिनी ए था, ये अलग तरह के हैबिटेट में चला गया, कोई बी था ये अलग तरह के हैबिटेट में चला गया, कोई सी था ये अलग तरह के हैबिटेट में चला गया और वहीं जाके वेल स्टेब्लिश हो गए। चले तो हमने बोला ये ए बी सी जो कि एक ही एंसिस्टर से पैदा हुए, तो जब तीनों के तीनों एक ही एंसिस्टर से पैदा हुए तो मतलब ये एंसिस्टर कैसा हुआ? हमने बोला ये इसका हुआ कॉमन एंसिस्टर, क्योंकि तीनों में जेनेटिक मटेरियल तो इसी का है, हाँ कि ना? लेकिन ये अलग अलग तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं। अरे जब अलग अलग तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं, मैंने कहा इनका हैबिटेट क्या था? अलग अलग। तो अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए जो नीड्स थी, वहां जिंदा रहने के लिए जो जरूरतें थी वो भी क्या थी? अलग अलग। अरे जब जरूरत अलग अलग तरह की थी तो हमने बोला कि उनके शरीर में जो एडेप्टेशंस डेवलप होंगे जो जिंदा रहने में, उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने में हेल्प करेंगे, वो भी क्या होंगे? अलग अलग। तो मैं ये कह दूं कि जब एक ही एंसिस्ट्री के ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं तो उनकी बेसिक नीड्स अलग अलग होती है, इसलिए उनमें अलग अलग टाइप के एडेप्टेशंस डेवलप होते हैं और इसे ही अपन बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसे ही क्या बोल देते हैं अपन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। चले तो जब भी पूछे कि बताओ होमोलोगस ऑर्गन किसकी वजह से डेवलप हुए, आप कहोगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। बोले कि ए बी एंड सी में अगर होमोलोगस ऑर्गन प्रेजेंट है जिनके काम तो अलग अलग है लेकिन ओरिजिन क्या था? सेम सेम था, वो किसको शो कर रहे हैं? बेटा उनका ओरिजिन सेम सेम इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो किसी एक ही चीज से बने हैं, एक ही जगह से पैदा हुए हैं। तो मैं ये कह दूं कि होमोलोगस ऑर्गन्स की प्रेजेंस कॉमन एंसिस्ट्री को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है बच्चे? कॉमन एंसिस्ट्री को इंडिकेट करती है। बड़ी ही खूबसूरत लाइन है, आपको याद रखनी है। चले जी, सवाल था सर क्या आप होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल बता सकते हैं? बेटा यस, हमारी एनसीईआरटी माता ने बोला फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के फोर लिम्ब आप देखिए, ह्यूमन बीइंग के हैंड को देखिए, चीता की लेग को देखिए, अपने पास बैट जो था उसके विंग्स को देखिए, ब्लू व्हेल के फ्लिपर्स को देखिए। चले ये सारे के सारे की इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन क्या था? सेम सेम था। सबके फोर लिम्ब में 30 बोन्स प्रेजेंट थी, उनका सीक्वेंस भी सेम सेम था, लेकिन सबका काम क्या था? अलग अलग। इसी तरह आप थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा को देखिए। बोगनवेलिया में जो कांटे हैं, थॉर्न है, वो भी ऑक्सिलरी बड से डेवलप हुए। यहां पे टेंड्रिल है, वो भी ऑक्सिलरी बड से डेवलप हुए। मतलब ओरिजिन दोनों का क्या हुआ? सेम सेम, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। यहां पे थॉर्न्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि टेंड्रिल जो है ये इस कुकुरबिटा को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, दैट इज सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स। बेटा अलग अलग इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट को देखेंगे तो उनका ओरिजिन तो सेम ही स्ट्रक्चर से हुआ है, लेकिन माउथ पार्ट अलग अलग थे। किसी में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के, किसी में पियर्सिंग एंड सपिंग टाइप के, किसी में सिफोनिंग टाइप के, किसी में लैपिंग टाइप के। वो किसको शो करते हैं? होमोलोगस को शो करते हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि पूछ पूछ के पूछा हुआ है।
वो कह रहा है सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। इसका मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप की प्रोटीन और जीन है जो कि एक सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो बताओ वो किसको शो करेंगे? इसका मतलब वो एक ही पेरेंट से पैदा हुए होंगे, मतलब वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अपन आगे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे ये जो मेरे पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, इसी का एक टाइप है अपने पास जिसको अपन बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। चले क्या होता है बड़े ध्यान से देखना। हमने माना ये जो मेरे पास येलो कलर वाला पॉइंट था, यहां पे मेरे पास है एंसिस्टर। वो एंसिस्टर यहां पे रहता है। इस एंसिस्टर के प्रोजिनी जो थे वो यहां पे पैदा हुए, इस पॉइंट पे पैदा हुए, और यहां से फूड मेटल की सर्च में, मैटिंग पार्टनर की सर्च में अलग अलग हैबिटेट में चले गए। ए वाला ऑर्गेनिज्म था वो इस येलो वाले हैबिटेट में चला गया, बी वाला था इस व्हाइट वाले हैबिटेट में चला गया, सी वाला ग्रीन वाले हैबिटेट में चला गया, और डी वाला रेड वाले हैबिटेट में चला गया। तो अब यहां पे देखिए ए बी सी डी, इन सब का ओरिजिन एक सिंगल पॉइंट से हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये फैल गए, डाइवर्ज हो गए, रेडिएट हो गए अलग अलग हैबिटेट में। ए अलग में, बी अलग में, सी अलग में, डी अलग में। तो अगर आप इन दोनों हैबिटेट्स को देखो तो बताओ ये दोनों के दोनों हैबिटेट सेम सेम की अलग अलग? हमने बोला दोनों के दोनों अपने पास है, वो अपने पास है दोस्त डिफरेंट हैबिटेट्स। दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट हैबिटेट। अरे जब ए एंड डी दोनों अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, कैसे कैसे हैबिटेट में रहते हैं दोस्त? हमने बोला अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, तो उनकी नीड्स भी, जिंदा रहने के लिए जो जरूरतें होगी वो भी क्या होगी भैया? वो भी अपने पास होगी डिफरेंट। वो भी अपने पास क्या होगी? डिफरेंट। अरे जब जरूरतें अलग अलग है तो उनमें एडेप्टेशंस जो डेवलप होंगे वो एडेप्टेशंस भी क्या होंगे? हमने बोला एडेप्टेशंस जो होंगे वो एडेप्टेशंस भी क्या होंगे? वो भी अपने पास होंगे डिफरेंट। तो यही तो बात हमने बोली थी भाई कि जब एक ही एंसिस्टर से पैदा होने वाले ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं तो उनकी नीड्स जो थी वो अलग अलग होती हैं, इसलिए उनमें एडेप्टेशंस भी अलग अलग तरह के डेवलप होते हैं। इसे ही तो बोला था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक टाइप है एडेप्टिव रेडिएशन। इस डायग्राम को बिल्कुल एनसीईआरटी माता की डेफिनेशन पे फिट बैठाने की कोशिश करते। देखिए ये कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। ए अलग स्पीसीज बनेगा, बी अलग, सी अलग एंड डी अलग, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट। भाई सब इस पॉइंट से ही तो स्टार्ट हुआ एंसिस्टर वाले से, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी के अदर एरियाज, और हैबिटेट में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गया? और जब अलग अलग हैबिटेट में हो गए तभी तो अलग अलग स्पीसीज और सब स्पीसीज का ओरिजिन हुआ। यस, यही मेरे पास है एडेप्टिव रेडिएशन। सवाल था सर क्या एडेप्टिव रेडिएशन का कोई एग्जांपल दे सकते हो? हमने कहा भैया बिल्कुल दे सकते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल जो है वो अपने पास है डार्विन फिंचेज। सबसे फेमस एग्जांपल कौन है भैया? एडेप्टिव रेडिएशन का सबसे फेमस एग्जांपल अपने पास है, वो अपने पास है दोस्त डार्विन फिंचेज। ये लीजिए, आपको बता दूं ये डार्विन फिंचेज एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को जो करती है, जो कि अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से, या मैं कह दूं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है। चले, और ये डार्विन फिंचेज थी, ये स्मॉल ब्लैक बर्ड है जो कहां मिलते हैं? गैलापागोस आइलैंड पे मिलते हैं। अगर कोई कहे कि ओरिजिनल फिंच कहां रहती थी तो हम याद रखना, जब भी कोई पूछे ओरिजिनल फिंचेज लिव्ड इन साउथ अमेरिका। ध्यान रखना जब भी कोई पूछे कि ओरिजिनल फिंचेज कहां रहती थी तो ध्यान रखना ओरिजिनल फिंचेज कहां रहती थी? साउथ अमेरिका में रहती थी। चले, वो पूछेगा कि अगर डार्विन फिंचेज को देखें तो ये तो कई सारी अलग अलग टाइप के डार्विन फिंचेज है। हमने कहा जी बिल्कुल कई सारी अलग अलग टाइप की डार्विन फिंचेज है। अब ये डार्विन फिंचेज जो थी ये अलग अलग थी, तो इनका शरीर का साइज लगभग सेम सेम था। जो हमें मेजर चेंज देखने को मिल रहा था वो देखने को मिल रहा था शेप एंड साइज ऑफ बिक में। ये इनकी बिक का साइज देखिएगा, इसकी शेप एंड साइज ऑफ बिक देखिएगा, ये इनका शेप एंड साइज ऑफ बिक देखिएगा, ये इनका शेप एंड साइज ऑफ बिक देखिएगा। ये लीजिए,
देखिएगा यहां पे आप देख रहे हैं कि ये 4 अलग अलग टाइप के डार्विन फिंचेस है, जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है। बच्चे यहां पे देखिए इनकी बिक की शेप एंड साइज अलग अलग है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बिक ने अलग अलग तरह से एडेप्टेशन किया। किस चीज के बेसिस पे? जैसा फूड मटेरियल खाएगी उसी बेसिस पे। इसका मतलब इन डार्विन फिंचेज में अलग अलग शेप एंड साइज की बिक्स का होना इस बात को इंडिकेट करता है कि इन डार्विन फिंचेज की फूड हैबिट और फीडिंग हैबिट जो थी वो क्या थी? डिफरेंट थी। फीडिंग हैबिट क्या थी? डिफरेंट थी। इसके अलावा भी एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल्स हैं, लाइक प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये भी किसके एग्जांपल है? ये भी अपने पास एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल्स हैं। चलिए जी आगे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था सर, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाले जो अपने पास एविडेंसेस थे उनका दूसरा पार्ट है एनालोगस ऑर्गन और एनालॉजी। आप बताओगे एनालोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? बेटा एनालोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन हमेशा अलग होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन क्या होता है? हमेशा अलग होता है, लेकिन उनका फंक्शन जो था वो हमेशा क्या होता है दोस्त? उनका फंक्शन जो था वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफरेंट एंड फंक्शन जो था वो अपने पास कैसा दिखाई दे रहा है? हमेशा सेम दिखाई दे रहा है। सवाल था सर ये बताइए एनालोगस ऑर्गेनिज्म, एनालोगस ऑर्गन जो थे ये पैदा कैसे हुए? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये कोई एंसिस्टर है, वो एंसिस्टर ए है, ये कोई एंसिस्टर बी है और ये कोई एंसिस्टर सी है। 3 अलग अलग एंसिस्टर है। ये A1, A2 एंड A3 ये इस एक एंसिस्टर ए की एडेप्टिव रेडिएशन है। ये B1, B2, B3 एंसिस्टर बी की एडेप्टिव रेडिएशन है। ये C1, C2 एंड C3 ये एंसिस्टर सी की एडेप्टिव रेडिएशन है। मतलब 3 अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन के एनिमल जो थे वो अपने पास इस वाले हैबिटेट में आए, इस वाले हैबिटेट में आए। ए वाली एडेप्टिव रेडिएशन का A1, बी वाली का B1 एंड सी वाली का C1। क्या A1, B1, C1 क्या एक ही एंसिस्टर के हैं? कॉमन एंसिस्टर वाले हैं? आप कहोगे नहीं, ये तो अलग अलग एंसिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। हाँ कि ना? लेकिन खास बात क्या थी? ये तीनों के तीनों इस येलो कलर वाले हैबिटेट में रहते कि नहीं रहते? मतलब ये हुआ कि इन तीनों को आप देखोगे तो इनमें होता है अपने पास, वो होता है कॉमन हैबिटेट, मतलब एक ही जगह में रहते हैं। अरे जब तीनों के तीनों अलग अलग एंसिस्ट्री के एक ही जगह में रहेंगे तो उस जगह की एनवायरमेंटल कंडीशन सेम सेम होगी, चाहे वो A1 रहे, चाहे B1 रहे, चाहे C1 रहे, सबके लिए सेम सेम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सेम सेम होगी। सेम सेम होगी तो उस एनवायरमेंट में मैं कहूं जिंदा रहने के लिए जो बेसिक नीड्स होगी वो सबकी क्या होगी? सेम सेम। हमने बोला नीड्स जो थी वो नीड्स भी क्या होगी? हमने बोला इन सब की बेसिक नीड्स जो थी वो होगी सेम सेम। जब सेम हैबिटेट है, नीड्स भी सेम सेम है, तो जिंदा रहने के लिए एडेप्टेशन भी क्या डेवलप करने पड़ेंगे? सेम सेम। तो इनमें एडेप्टेशंस भी क्या होंगे? वो अपने पास होंगे सेम। तो हमने क्या बोला कि जब अलग अलग एंसिस्ट्री के ऑर्गेनिज्म एक कॉमन हैबिटेट में रहते हैं तो वहां जिंदा रहने के लिए उनकी बेसिक नीड्स क्या होती है? सेम सेम। इसीलिए उनमें सिमिलर काइंड ऑफ एडेप्टेशन डेवलप होते हैं और इसी को अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब अलग अलग एंसिस्ट्री के ऑर्गेनिज्म में सिमिलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर डेवलप हुई होगी, तभी तो सिमिलर टाइप के एडेप्टेशन आए। अरे हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि अलग अलग एंसिस्ट्री मतलब ओरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग, लेकिन सेम टाइप के एडेप्टेशन मतलब अपीयरेंस एंड फंक्शन क्या थे? सेम सेम। ये ही तो क्या थे? एनालोगस ऑर्गन। तो जब भी पूछे बताओ एनालोगस ऑर्गन कैसे प्रोड्यूस हुए, तो आप कहोगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से प्रोड्यूस हुए। वो पूछेगा क्या एनालोगस ऑर्गन के केस में कॉमन एंसिस्ट्री होती है, तो आप कहोगे नहीं, एनालोगस ऑर्गन कभी भी कॉमन एंसिस्ट्री को इंडिकेट नहीं करते। और यही दोनों पॉइंट हमने लिख दिए यहां पे। चले जी, बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट। यस, अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। सवाल था सर एनालोगस ऑर्गन के और कोई एग्जांपल है? हमने कहा भैया बिल्कुल। अगर आप विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड को कंपैरिजन करेंगे तो बर्ड्स के विंग है वो 4 लिम्ब के मॉडिफिकेशन है, जबकि ये जो बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट्स के विंग्स हैं ये विंग्स काइटिनस स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये लिम्स के मॉडिफिकेशन नहीं है। मतलब दोनों का काम सेम सेम, उड़ना, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन क्या था? अलग अलग। नेक्स्ट, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स।
बेटा ऑक्टोपस एंड मैमल्स की आईज को देखेंगे तो दोनों का काम सेम है, दैट इज देखना, लेकिन ऑक्टोपस की आईज के रेटिना की स्ट्रक्चर जो थी, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो अलग थी, एंड मैमल्स की आईज की इंटरनल स्ट्रक्चर थी अलग अलग। तो इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग लेकिन काम सेम, दैट इज देखना। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन। बेटा आपको पता है पेंगुइन जो है वो एक एक्वेटिक बर्ड है, कैसा एक्वेटिक बर्ड, एंड डॉल्फिन एक मैमल्स है। बच्चे इन दोनों के फ्लिपर्स जो थे, उन फ्लिपर्स की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग, लेकिन दोनों का काम एक ही था, दैट इज स्विमिंग करना, इसलिए हमने बोला एक ऐसे ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शकरकंद को। स्वीट पोटैटो जो था वो एक रूट है, वो क्या है, एक रूट है, लेकिन जो पोटैटो दैट इज आलू, वो क्या है, एक स्टेम है। अरे चाहे स्वीट पोटैटो को देखो चाहे पोटैटो को देखो, दोनों का काम सेम था, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड, वो स्टार्च को स्टोर करने का काम कर रहे थे, लेकिन एक था रूट एंड दूसरा था स्टेम, मतलब दोनों का फंक्शन सेम सेम, लेकिन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या थी, अलग अलग, इसीलिए हमने बोला ये क्या थे, एनालोगस ऑर्गन थे। चले, अब सवाल था एनालोगस ऑर्गन किसकी वजह से आए, वो आए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और मैं कहूं अडेप्टिव कन्वर्जेंस की वजह से। सवाल पूछेगा बताओ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है क्या। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को ही एक्सप्लेन किया था, फिर उसके बेसिस पे बताया था कि एनालोगस ऑर्गन क्या है, लेकिन अब एक दूसरे एंगल से बात कर लेते हैं ताकि हम एनसीईआरटी की इस लाइन को एक्सप्लेन कर पाए। बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ये ब्लू कलर वाला जो आपके सामने बनाया, ये एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट है जो कि सम बैरियर्स के थ्रू एक दूसरे से अलग है। ये जगह कोई और नहीं, ये अपने पास ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। हमने बोला इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पहला रहता है अपने पास प्लेसेंटल मैमल, यहां पे दूसरा अपने पास है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। हमने बोला कि ये मेरे पास प्लेसेंटल मैमल जो अपने येलो से बना रखा, ये प्लेसेंटल मैमल की एडेप्टिव रेडिएशन है, और ग्रीन वाली मेरे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की एडेप्टेशन है। हमने बोला प्लेसेंटल मैमल्स में से ये मोल जो था, ये इस व्हाइट कलर के हैबिटेट में, इस हैबिटेट में चला गया। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो कि दूसरे एंसेस्ट्री के हैं, इनका भी मार्सुपियल मोल जो था वो इस हैबिटेट में चला गया। सिमिलरली प्लेसेंटल मैमल से वोल्फ जो था वो इस हैबिटेट में चला गया, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से टैस्मानियन वोल्फ जो था वो इस हैबिटेट में चला गया। तो आप बड़े ध्यान से देखना, मोल एंड मार्सुपियल दोनों के दोनों अलग अलग एंसेस्ट्री के है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक मार्सुपियल मोल है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स वाला है, मोल जो है ये प्लेसेंटल मैमल का है, मतलब अलग अलग एंसेस्ट्री के। लेकिन खास बात क्या थी, मोल के एंसेस्टर अलग, मार्सुपियल मोल के एंसेस्टर अलग, दोनों में खास बात क्या थी, दोनों में खास बात थी कि दोनों किस में रहते हैं। हमने बोला दोनों का हैबिटेट जो है वो हैबिटेट क्या है बेटा, दोनों का हैबिटेट सेम है। दोनों का हैबिटेट क्या है, सेम है। अरे जब दोनों का हैबिटेट सेम है तो दोनों के दोनों सेम टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस करेंगे, तो उस कंडीशन में जिंदा रहने के लिए दोनों की नीड्स जो थी वो नीड्स भी क्या होगी, आप कहोगे सर नीड्स भी तो सेम सेम होगी। और जब नीड्स सेम सेम होगी तो उनमें एडेप्टेशंस डेवलप होंगे, वो एडेप्टेशंस भी क्या डेवलप होंगे, वो भी क्या डेवलप होंगे, सेम। हमने यही तो कहा था बेटा कि जब दो अलग अलग एंसेस्ट्री के ऑर्गेनिज्म एक कॉमन हैबिटेट में रहते हैं तो उनकी नीड सेम सेम होती है, इसलिए उनमें सिमिलर काइंड ऑफ एडेप्टेशन डेवलप होते हैं। इसे ही तो बोला था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसे ही तो बोला था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, ये मार्सुपियल मोल इस मोल के साथ, दैट इज प्लेसेंटल मैमल वाले मोल के साथ कैसा इवोल्यूशन शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसी तरह ये प्लेसेंटल वोल्फ इस टास्मानियन वोल्फ के साथ कैसा शो करता है, हमने बोला ये भी शो करता है भैया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये शो करता है, क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। एनसीईआरटी माता क्या कहती है, एनसीईआरटी माता कहती है व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशंस appeared to have occurred in an isolated geographical area। ये एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया था जहां एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन है, एक प्लेसेंटल मैमल की, दूसरी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की। बताओ दो अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। वो कह रहा है वन कैन कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, उनमें से किसी एक को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे, किसको,
इनको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला। क्यों बोला? क्योंकि सेम हैबिटेट में है, इसलिए नीड भी सेम थी, इसलिए एडेप्टेशन भी सेम थे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। इसको भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब उस एक को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे जो कि एक कॉमन हैबिटेट में रहती है, इसलिए उनकी कॉमन नीड, उनकी नीड्स जो है वो सेम सेम है, इसीलिए उनमें एडेप्टेशन भी क्या होते हैं? सेम सेम। जैसे एनसीईआरटी माता का हमने एग्जांपल लिया, प्लेसेंटल वॉल्फ एंड टास्मानियन वॉल्फ। यही बात मैंने यहां पे कर रखी, प्लेसेंटल वॉल्फ एंड टास्मानियन वॉल्फ। हमने लिया मॉल एंड मार्सुपियल मॉल। चले, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपसे यही एनसीईआरटी माता की बात डिस्कस करने वाला हूं। हमने एक साइड ली प्लेसेंटल मैमल्स, दूसरे साइड लिए हमने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ध्यान रखना, प्लेसेंटल मैमल्स ये सारे के सारे जो इधर लिख रखे हैं ये आपस में शो करते हैं बेटा, वो शो करते हैं क्या? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दैट इज ये है अडेप्टिव रेडिएशन। क्या है अडेप्टिव रेडिएशन? ये लीजिए, हमने बोला ये प्लेसेंटल मैमल, ये वाले, ये प्लेसेंटल मैमल, ये सारे के सारे आपस में क्या शो करते हैं? हमने बोला ये सारे के सारे आपस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। इसी तरह ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ये भी आपस में क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या मैं कहूं एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि बताओ ये मॉल एंड मार्सुपियल मॉल आपस में क्या शो करेंगे? हमने कहा ये दोनों अलग अलग एंसेस्ट्री के, एक प्लेसेंटल मैमल, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। इसका मतलब ये दोनों सेम हैबिटेट में रहते होंगे, इसलिए क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये एंटीटर और नंबर्ट आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये माउस एंड मार्सुपियल माउस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये पूछेगा लेमर एंड स्पॉटेड कस्कस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फेलिंजेस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बॉबकैट एंड टास्मानियन टाइगर कैट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वॉल्फ एंड टास्मानियन वॉल्फ ये आपस में क्या शो करते हैं? हमने बोला ये करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये शो करते हैं कन्वर्जेंट। ध्यान रखना, बहुत ही फेमस सवाल है, पूछ के पूछा गया है और ये एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं बिना किसी बहानेबाजी के। ठीक है जी भाई साहब, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो अगला सवाल था, सर अगला एविडेंस बताइए। बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो अगला एविडेंस है एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। बेटा एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी में अपने पास आता है बायोजेनेटिक लॉ, और उस बायोजेनेटिक लॉ को देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे अर्नेस्ट हैक्कल। बेटा अर्नेस्ट हैक्कल ने अपने इस बायोजेनेटिक लॉ को समझाने के लिए एक टैगलाइन दी, दैट इज ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या था? ओंटोजेनी का मतलब था डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। रिकैपिटुलेट्स का मतलब था रिपीट, एंड फाइलोजेनी का मतलब था इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज। मतलब एक इंडिविजुअल अपने डेवलपमेंट के दौरान अपनी स्पीसीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है। अरे हाँ कि ना? मतलब इस बात को सरल शब्दों में मैं कहूं तो हमने कह दिया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ऑर्गेनिज्म अपने एंसिस्टर की एडल्ट स्टेजेस को शो करता है। किसको शो करता है? हमने बोला एडल्ट स्टेजेस ऑफ एंसिस्टर्स, इसको शो करने का काम करता है। हमने पूछा सर इसका कोई एग्जाम्पल है? बोला बिल्कुल एग्जाम्पल है, बिल्कुल एग्जाम्पल है। हमने कहा भैया क्या? बोला कि अगर यार आप वर्टिब्रेट्स को देखोगे तो उन वर्टिब्रेट्स में वेस्टिजियल गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल फेरिंग्स वाले पार्ट में, जो कि हेड के पीछे है यहां पे। चले, लेकिन ये जो गिल्स थे, ये गिल्स जो थे, ये एक्टिव गिल्स, फंक्शनल गिल्स एडल्ट फिश में थे। इसमें थे एडल्ट फिश में थे। तो बोलो ये इस बात का एविडेंस है कि यस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग अगर फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है तो ये शो कर रहा है कि हमारा एंसिस्टर फिश था, उस फिश से ही आगे चल के हमारा ओरिजिन हुआ है। चले, लेकिन इस जो थ्योरी थी इसको डिसअप्रूव कर दिया गया। वो कर दिया गया वोन बेयर के द्वारा। वोन बेयर बोला कि कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एडल्ट की
एंसिस्टर की एडल्ट स्टेजेस को शो नहीं करता। ये बात किसने बोली? वोन बेयर ने बोली, और ये सवाल नीट में पूछा भी जा चुका है। बड़ा प्यारा सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। चले, सवाल पूछा गया था कि एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी वाज डिसअप्रूव्ड बाय, तो याद रखना वोन बेयर ने डिसअप्रूव्ड। ये गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला था सर, ये इवोल्यूशन वाले बारे में हमने बात करी। हमने कहा बिल्कुल करी। क्या आप इवोल्यूशन के ब्रीफ अकाउंट के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, एनसीईआरटी माता की बात को बिल्कुल चिपक के करते हैं, एनसीईआरटी माता से चिपक के बात करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्त। सबसे पहले बोला कि ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, हमने बोला फर्स्ट सेल कब बनी? आप कहोगे सर 2 बिलियन ईयर्स एगो बनी। वो कहेगा बताओ फर्स्ट इनवर्टिब्रेट का ओरिजिन कब हुआ? आप कहोगे 500 मिलियन ईयर्स एगो। वो पूछेगा बताओ फर्स्ट जॉलेस फिश कब बनी, दैट इज फर्स्ट साइक्लोस्टोमेट का ओरिजिन कब हुआ? आप कहोगे 350 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। वो पूछेगा 350 मिलियन ईयर्स पहले एक फिश थी जो वाटर से निकलकर लैंड पे आई थी, धरती पे रही, फिर उसको पता चला कि धरती पे तेरा गुजारा नहीं होना, और फिर वो वापिस कहां चली गई? वापिस पानी में चली गई। अरे हाँ कि ना? वो फिश कोई और नहीं, उसी को बोलते हैं सिलाकेंथ। उसी को क्या बोलते हैं? सिलाकेंथ या लोब फिन फिशेज। ये अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। पानी से निकल के कहां आई? लैंड पे आई, फिर देखी यहां तेरा गुजारा नहीं होना, और वापिस कहां पे चली गई? पानी में चली गई। अब बहुत लंबे टाइम तक हमारे साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते रहे कि भैया ये जो थी ये तो धरती पर से डिसअपियर हो चुकी है, दैट इज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। चले, लेकिन अचानक से 1938 में साउथ अफ्रीका में मछुआरों ने एक मछली पकड़ी, और जब उस मछली को पकड़ा और स्टडी किया गया तो पता चला कि भैया ये मछली कोई और नहीं, ये कौन थी? ये यही सिलाकेंथ थी। तब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि सिलाकेंथ अभी भी धरती पर सरवाइव करती है, ये एक्सटिंक्ट नहीं है, ये एक्सटिंक्ट नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। चले, सवाल था सर, तो आप कह रहे हो कि 350 मिलियन ईयर्स पहले ये सिलाकेंथ थी, ये पानी से निकल के लैंड पे आई? हमने कहा हाँ। तो क्या हम ये कह दें कि वाटर से लाइफ कहां ट्रांसफर हुई? लैंड पे, हाँ कि ना? तो सबसे पहले आने वाली सिलाकेंथ थी। मैं कहूंगा नहीं, वाटर से लाइफ लैंड पे आई, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले लैंड पे आने वाले वो थे प्लांट, और प्लांट में भी कौन से? ब्रायोफाइट्स। तो जब भी पूछे कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म विच माइग्रेट फ्रॉम वाटर टू लैंड, वो क्या थी? वो थी अपने पास प्लांट। प्लांट में भी ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में भी मोसिस। चले भैया, एनिमल नहीं थे। नेक्स्ट, अब हमने एक चीज और देखी, क्या कि लगभग 320 मिलियन ईयर्स पहले धरती पे सी वीड्स एंड कुछ प्लांट एग्जिस्ट करते थे। हमने ये बात भी नोट करी, स्टडी की इवोल्यूशन की, तो पता चला कि 320 मिलियन ईयर्स एगो सी वीड्स एंड सम प्लांट्स जो थे वो धरती पे एग्जिस्ट करते थे। चले भैया, सवाल था सर, यहां पे हमने बात छोड़ी थी किस पे? सिलाकेंथ पे। अब साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि इन सिलाकेंथ से ही क्या बने अपने पास? एम्फीबियंस। सिलाकेंथ से ही किसका ओरिजिन हुआ? फर्स्ट एम्फीबियन का ओरिजिन हुआ। इसका मतलब ये सिलाकेंथ थी, ये प्रेजेंट डे के जो मॉडर्न अपने पास एम्फीबियंस है लाइक फ्रॉग, सैलमेंडर, उनके एंसिस्टर है। ये जो फ्रॉग्स थे, उन फ्रॉग्स से ओरिजिन हुआ, वो ओरिजिन हुआ बेटा रेप्टाइल्स का। अब रेप्टाइल्स जो थे वो एग ऐसा देते थे जिस पर एक लेदरी कवरिंग प्रेजेंट हो। कैसी कवरिंग प्रेजेंट हो? लेदरी कवरिंग प्रेजेंट हो। मतलब इनके एग कैसे थे? क्लिडोइक एग थे। कैसे एग थे? क्लिडोइक एग थे। सवाल था सर क्लिडोइक एग से क्या फायदा? ये वाटर लॉस को रोकते थे। तो हमने बोला क्या करते थे? हमने बोला प्रिवेंट्स वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को रोकने का काम करते थे। अब साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि एम्फीबियन से बने रेप्टाइल, और उन रेप्टाइल में से क्या हुआ? कुछ एक रेप्टाइल ऐसे थे जो पानी से निकल के कहां आए? लैंड पे आए। पानी से निकल के कहां आए? लैंड पे आए, लेकिन उसने भी देखा कि लैंड पे अपना गुजारा नहीं होगा, इसलिए वो वापस कहां चले गए? पानी में चले गए। रेप्टाइल्स पानी से निकल के कहां आए? लैंड पे आए। उनमें से कुछ ने सोचा कि हमारा गुजारा लैंड पे नहीं होगा, तो कुछ रेप्टाइल जो लैंड पे आए थे, उन कुछ रेप्टाइल्स में से
थोड़े से ऐसे थे जो वापस कहां चले गए, पानी में चले गए। अरे लैंड पर से जो रेप्टाइल पानी में गए, साइंटिस्ट लोगों का मानना है उन्हीं से फॉर्मेशन हुआ किसका, इक्थियोसोरस का। किसका, इक्थियोसोरस का। इक्थियोसोरस अपने पास फिश लाइक रेप्टाइल है जिनका ओरिजिन अबाउट 200 मिलियन ईयर्स पहले हुआ, 200 मिलियन ईयर्स एगो। किसका ओरिजिन हुआ, इक्थियोसोरस का। कैसे बने, जब लैंड पर से रेप्टाइल वापस कहां गए, पानी पे। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो लैंड पे ही रह गए, और जो रेप्टाइल लैंड पे रह गए उन्होंने प्रेजेंट डे के बहुत सारे रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन कर दिया, लाइक टोर्टोइड्स एंड टर्टल बना लिए, टुआटरा बना, लिजर्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड डायनासोर। ये सारे के सारे उन रेप्टाइल से बने जो कहां रह गए थे, लैंड पे रह गए थे। आपको बता दूं ये डायनासोर जो है ये अपने पास एक्सटिंक्टेड। कब, अबाउट 65 मिलियन ईयर्स, लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो क्रिटेशियस पीरियड में अचानक से डायनासोर क्या हो गए, डिसअपियर। अब साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि हो सकता है कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आया होगा, इस वजह से डायनासोर डिसअपियर हो गए। कुछ मानते हैं कि मेटियोराइट कोलिजन की वजह से डिसअपियर हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि डायनासोर जो थे इनसे बर्ड्स बन गए होंगे, इसलिए डायनासोर डिसअपियर हो गए। हमारे पास सबसे बड़ा कार्निवोरस डायनासोर है, वो है टेरेनोसोरस। और टेरेनोसोरस जो है वो लगभग 20 फीट ऊंचा है। एंड टेरेनोसोरस की खास बात ये कि उस पे बड़े एंड डैगर लाइक टीथ भी उसमें प्रेजेंट है। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। अब था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन और थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सवाल था, हमने इस बात के तो खूब सारे एविडेंस दे दिए कि धरती पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही हुआ है। अब सवाल था कि अगर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, हमने ये बात मानी, लेकिन ये बताओ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ कैसे होगा। इस बात को समझाने के लिए कई अलग अलग थ्योरीज आई। सबसे पहली थ्योरी है मेरे पास लैमार्किज्म, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एग्जैक्टली में इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लैमार्क, जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। लैमार्क कौन था, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। इसने अपनी थ्योरी को बताने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट वो था इंटरनल वाइटल फोर्स। ये क्या कहता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ इंटरनल वाइटल फोर्स है जिनकी हेल्प से वो अपनी बॉडी का साइज या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का साइज इंक्रीज कर सकता है। मतलब इसकी वजह से तो बॉडी साइज हमेशा क्या होगा, बॉडी साइज जो था वो हमेशा क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। चले भैया, दूसरा था इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। ये क्या बोला कि जिस कोई ऑर्गेनिज्म जिस भी एनवायरमेंट में रहता है वो एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, और उस एनवायरमेंट में जिंदा रहने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को कुछ न्यू नीड्स डेवलप होती है, कुछ न्यू नीड्स डेवलप होती है। ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन ये फंस यहां पे गया कि इसने बोला ऑर्गेनिज्म को न्यू नीड्स डेवलप होती है, और उस न्यू नीड्स को बोल दिया इसने डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर। डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर, इसका मतलब ये बोला जो न्यू नीड्स डेवलप हुई, मतलब जिस चीज के बारे में ऑर्गेनिज्म ने स्ट्रॉन्ग डिजायर कर ली कि मुझे ये चीज चाहिए, वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली अपने आप उसकी बॉडी में डेवलप हो जाएगी, ऐसा कहा उसने डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर में। नेक्स्ट, अगला था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये कहता है किसी ऑर्गन का अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो और ज्यादा डेवलप्ड होगा एंड उसका साइज लगातार क्या होता जाएगा, बड़ा। अगर किसी ऑर्गन को हम कम यूज करेंगे तो उसका साइज लगातार क्या होता जाएगा, रिड्यूस, और एक टाइम पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वो बोला कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में जो कैरेक्टर अपने एफर्ट से डेवलप करता है ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, ध्यान रखना उन्हीं कैरेक्टर को बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। और वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ये सारी की सारी जो बातें इन्होंने बताई, इन बातों को जब स्टडी किया तो साइंटिस्ट लोगों ने इन्हें नकार दिया। उन्होंने बताया कि भैया इसकी बातें विश्वास करने लायक नहीं है, मतलब इस थ्योरी को क्या कर दिया साइंटिस्ट लोगों ने, डिसअप्रूव कर दिया। नेक्स्ट, अगली थ्योरी आई अपने पास डार्विनिज्म, या मैं कहूं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा डार्विनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम ही था डार्विन। तो जब भी बोले ये थ्योरी किसने दी तो हमने बोला गिवन बाय डार्विन। चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने थ्योरी दी।
बच्चे डार्विन जो था, वो डार्विन एक शिप से पूरी दुनिया के भ्रमण पे निकला था। उस शिप का नाम था HMS बीगल। तो जब भी कहे कि नेम ऑफ शिप ऑफ डार्विन, तो डार्विन ने किस शिप से ट्रेवल किया था? ट्रेवल्ड बाई HMS बीगल शिप, याद रखना। नेक्स्ट, डार्विन ने इस पूरी की पूरी थ्योरी को अपनी एक बुक में लिखा और उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये बुक 1859 में पब्लिश हुई। बेटा जिस टाइम पे डार्विन अपनी रिसर्च कर रहा था, उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट था जो इसी डायरेक्शन में काम कर रहा था, और उस साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड रसेल वालेस। ये वालेस साहब भी एक नेचुरलिस्ट थे। क्या थे? एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने अपना काम किया, वो किया मलय आर्किपेलागो। ये एक जगह का नाम है, ये एक जगह का नाम है, चले, जो कि इंडोनेशिया में। कहां पे? इंडोनेशिया में। तो मलय आर्किपेलागो नाम की जगह पे काम किया किसने? अल्फ्रेड रसेल वालेस ने। और अल्फ्रेड रसेल वालेस ने अपनी रिसर्च से जो कंक्लूजन निकाले, वो कंक्लूजन बिल्कुल डार्विन के समान ही थे, डार्विन के जैसे ही थे। नेक्स्ट, हमने बोला डार्विन जो था, वो डार्विन ने एक और आदमी के काम को देखा और उनसे डार्विन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और वो कोई और नहीं, वो अपने पास था थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस नाम के साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी की थी, वो पॉपुलेशन पे की थी, और डार्विन ने जब उनकी स्टडी को देखा, उनके काम को देखा, तो डार्विन उनसे भी इन्फ्लुएंस हुआ कि हाँ यार, बहुत बढ़िया काम किया है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ऐसा कुछ होता है। अब कहानी शुरू करते बेटा अपन डार्विनिज्म के बारे में। बच्चे एग्जैक्टली में डार्विनिज्म जो था, इसके दो की पॉइंट थे, एक था ब्रांचिंग डिसेंट एंड दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। हमने डार्विन से बोला कि ब्रांचिंग डिसेंट का क्या मतलब है? डार्विन बोला ये ब्रांचिंग डिसेंट है, ये तो एक पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन है, जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि इवोल्यूशन किस पैटर्न में आगे बढ़ा होगा। नेक्स्ट, हमने कहा ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है? बोला मेरे हिसाब से ये नेचुरल सिलेक्शन ही वो इवोल्यूशनरी फोर्स था जो इवोल्यूशन करवाने के लिए जिम्मेदार था। तो ये दो की पॉइंट थे, फर्स्ट वन इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड सेकंड वन इज नेचुरल सिलेक्शन। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम बात करते हैं, वो बात करते हैं डार्विन के ऑब्जर्वेशन पे। डार्विन का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था ओवर प्रोडक्शन। डार्विन बोला कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी है, रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी है। मान लीजिए हर एक ऑर्गेनिज्म अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करे, अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करे, तो बताओ क्या होगा? हमने कहा कि भाई अगर हर एक ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करेगा तो पॉपुलेशन में ग्रोथ क्या होगी? बहुत ज्यादा। अरे जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। बोला पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा, इसलिए हमने बोला कि इस हिसाब से तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। हमने कहा भैया इस हिसाब से तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। चले, डार्विन बोला कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, आप ऐसे कह रहे हो? हमने कहा हाँ। बोला भाई साहब ये बात ऐसे नहीं है। तो हमने कहा कैसे है? बोला जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ये तो एक आइडियल बात है। कैसी बात है? आइडियल। आप आइडियली बात कर रहे हो। ऐसी बात कर रहे हो? आइडियली। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने कहा भैया तो फिर रियलिटी में क्या होता है? बोला रियलिटी को अगर आप देखोगे तो रियलिटी में तो पॉपुलेशन का साइज जो था वो पहले के लगभग बराबर रहेगा। मतलब पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा। अगर आप कुछ सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दें तो पॉपुलेशन का साइज क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सेम। बोला यही है इसकी रियलिटी। यही क्या है इसकी रियलिटी? मतलब आइडियली सोचोगे तो तुम कहोगे जनसंख्या का विस्फोट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रियलिटी ये है कि पॉपुलेशन का साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा, अगर कुछ सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दो तो। हमने कहा भैया क्यों? बोलो एग्जैक्टली में हमारे पास रहने के लिए जगह और खाने के लिए फूड मटेरियल जो था वो लिमिटेड है। मतलब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या थे? लिमिटेड। तो उन ऑर्गेनिज्म के बीच सर्वाइवल के लिए होगा स्ट्रगल और कंपटीशन। वो कंपटीशन में जो ऑर्गेनिज्म जीतेगा वही तो जिंदा रहेगा, बाकी मर जाएंगे। इसी वजह से पॉपुलेशन का साइज क्या रहेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यही बोला कि मेरा अगला पॉइंट था वो था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या करते हैं? कंपटीशन। बोला क्यों? हर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना चाहता है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड फूड है, लिमिटेड स्पेस है, रहने के लिए जगह लिमिटेड है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म रहने के लिए जगह और फूड के लिए, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज के यूज के लिए एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करता है। और ये स्ट्रगल 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। हमने कहा भैया कौन कौन सा? बोले एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक।
इंट्रा मतलब इनटू, और विद इन मतलब जब एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच लड़ाई हो, स्ट्रगल हो, तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, इंटर मतलब बिटवीन, मतलब जब दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच स्ट्रगल हो, लड़ाई हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। तीसरा था एनवायरमेंटल, बोला जब एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बीच स्ट्रगल हो, मतलब कभी बहुत तेज धूप हो गई, कभी अकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, कभी बहुत तेज ठंड पड़ गई, पाला पड़ गया, कहीं पे ड्रोट वाली कंडीशन आ गई, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया। तो बोलो कोई भी ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल डिजास्टर और कैलेमिटीज जो थी इनको भी तो फेस करता है, तो जिंदा रहने के लिए एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बीच भी क्या होता है, स्ट्रगल। तो बोलो ये स्ट्रगल 3 टाइप का होता है, एक अपनी ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच जिसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, एक अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के बीच जिसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, और तीसरा था एनवायरमेंटल स्ट्रगल। हमने कहा भैया ये बताओ सबसे खतरनाक कौन सा, बोला भैया मोस्ट डेंजरस अपने पास है, मोस्ट डेंजरस जो अपने पास है वो कौन सा है, इंट्रा स्पेसिफिक। वो क्या है, मोस्ट डेंजरस। वो कहेगा क्यों, अरे भाई यहां अपनी ही स्पीसीज के मेंबर से एक दूसरे को मार रहे हैं, अरे मार रहे हैं तो घर घर में लड़के मर गए, मर गए तो पूरा का पूरा घर ही तबाह हो गया कि नहीं हो गया, मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर लड़ेंगे मरेंगे तो वो स्पीसीज के धरती पर से गायब होने के, एक्सटिंक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा था इंटर स्पेसिफिक, वो ये इंटर स्पेसिफिक में अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जो थे वो एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते हैं, और डार्विन के हिसाब से ये एक पोटेंट फोर्स है जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो हमने बोला ये क्या है, हमने बोला ये अपने पास है पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो बोले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करवाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल का, लेकिन सबसे खतरनाक डेंजरस कौन सा, इंट्रा स्पेसिफिक। बात ध्यान रखना, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट बातें। चले भैया अपन आगे आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगला अपने पास है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। डार्विन बोला कि हर एक पॉपुलेशन में पहले से ही वेरिएशन प्रेजेंट होती है, दैट इज पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टर। डार्विन ने क्या बोला कि हर एक पॉपुलेशन में पहले से ही वेरिएशंस प्रेजेंट होती है। हमने कहा कैसे, बोला यार मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है तो कोई भी पॉपुलेशन की किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखो, जैसे हम कहते हैं किसी भी इंसान में अच्छाई एंड बुराई दोनों होती है, जिसमें अच्छाई ज्यादा होगी हम कह देंगे वो अच्छा इंसान है, और जिसमें बुराई ज्यादा होगी, अच्छाई की संख्या कम होगी, हम कह देंगे वो बुरा इंसान है, लेकिन होती तो दोनों ही है। बोला इसी तरह पॉपुलेशन में देखिए, हर एक पॉपुलेशन में जब भी देखोगे तो ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 टाइप की वेरिएशन होती है, एक होती है यूजफुल वेरिएशन एंड दूसरी होती है हार्मफुल वेरिएशन। एक होती है यूजफुल वेरिएशन और दूसरी होती है हार्मफुल वेरिएशन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशन ज्यादा है तो मतलब उस ऑर्गेनिज्म में यूजफुल कैरेक्टर ज्यादा आएंगे जो उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए जरूरी है, मतलब उस पर्सन में एडेप्टेशन होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा। बोला अगर यूजफुल वेरिएशन ज्यादा होगी तो उस पर्सन में एडेप्टेशन की एबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो मैं कह दूं कि यूजफुल वेरिएशन एडेप्टेशन करवाने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इन्हीं को बोल देते हैं एडेप्टिव वेरिएशन। इसी को बोल देते हैं एडेप्टिव वेरिएशन। तो हमने बोला अगर किसी में यूजफुल वेरिएशन ज्यादा होगी तो एडेप्टेशन की एबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा, तो उसमें एडेप्टेशन ज्यादा आएंगे तो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए वो क्या होगा, बेटर फिट। और जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के में रहने के लिए बेटर फिट होता है, ज्यादा एडेप्टेशन रखता है, नेचुरल सिलेक्शन में उसी को सेलेक्ट किया जाता है, किस चीज के लिए, फॉर सर्वाइवल। चलें दूसरी बात, बोला अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल वेरिएशन ज्यादा होगी, और जब काम की वेरिएशन है ही नहीं तो बताओ उसमें अच्छे कैरेक्टर्स भी डेवलप नहीं होंगे, तो मतलब उसमें एडेप्टेशन एबिलिटी भी क्या होगी, कम। उसमें एडेप्टेशन एबिलिटी भी क्या होगी, कम। और जब एडेप्टेशन की एबिलिटी कम है, एडेप्टेशन ही कम हो रहा है, तो उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए वो कम फिट की ज्यादा फिट, आप कहोगे सर लेस फिट। अरे जो लेस फिट है तो क्या नेचुरल सिलेक्शन में उसे जिंदा रहने के लिए सेलेक्ट किया जाएगा? जब भी नेचुरल सिलेक्शन होगा तो पूछेगा बोलो जिंदा छोड़ा जाए या फिर मार दिया जाए, तो कहेगा मार दिया जाए, क्योंकि इसके पास इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अच्छे एडेप्टेशंस नहीं है, तो नॉट सेलेक्टेड बाय नेचर फॉर सर्वाइवल।
चले, अब सवाल ये था कि सर डार्विन ने खास बात क्या बताई। तो डार्विन ने पहली बात तो बताई कि किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन पहले ही प्रेजेंट होती है, वो यूजफुल और हार्मफुल हो सकती है। यूजफुल ज्यादा हुई तो एडेप्टेशन एबिलिटी ज्यादा, वो बेटर फिट होगा, उसका सर्वाइवल के लिए सिलेक्शन होगा। अगर हार्मफुल वेरिएशन ज्यादा हुई तो वो लेस फिट होगा, उसका सर्वाइवल के लिए नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमने कहा कि आप कहना क्या चाहते हो। तो ये बोला कि मेरे हिसाब से मैं ये कहना ये चाहता हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा वो डिपेंड करेगा यूजफुल वेरिएशन के नंबर पर, और यूजफुल वेरिएशन पर, या मैं कहूं एडेप्टिव वेरिएशन कर। हमने कहा कि यार तू ये एक बात बता, तेरे हिसाब से ये वेरिएशन जो होती है, ये वेरिएशन होती कैसी है। तो डार्विन बोला कि मेरे हिसाब से वेरिएशन होती है, ये अपने पास होती है स्लो, कॉन्टिन्यूअस एंड डायरेक्शनल। तो जब भी पूछे डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसी होती है, डार्विन बोला वेरिएशन होती है स्लो, कंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनल। और डार्विन ने एक बात बताई, हमने बोला कि तेरे हिसाब से कौन सी वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी। तो डार्विन बोला कि जब ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके साथ ही हार्मफुल वेरिएशन वहीं के वहीं क्या हो जाती, खत्म। केवल यूजफुल वेरिएशन ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। इसलिए हर आने वाली जनरेशन अपनी पेरेंटल जनरेशन से ज्यादा एडवांस और सुपीरियर होती है। तो इसके हिसाब से ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल। ओनली कौन सी वेरिएशन इनहेरिटेबल है, यूजफुल वेरिएशन इनहेरिटेबल है, बाकी कोई इनहेरिटेबल नहीं है। नेक्स्ट, हमने डार्विन से बोला कि भाई साहब तू बात कर रहा है अगले पॉइंट के बारे में। तो बोला अगला पॉइंट कौन सा, बोलो मेरा अगला पॉइंट है, मेरा अगला ऑब्जर्वेशन है वो है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन ने ही तो ये बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन में वो जिंदा रहेगा जिसमें अडेप्टिव वेरिएशन और यूजफुल वेरिएशन ज्यादा होगी, वही बेटर फिट होगा, उसी का नेचुरल सिलेक्शन होगा। और इसके हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन ही तो था अपने पास क्या, इवोल्यूशनरी फोर्स, जो कि इवोल्यूशन करवाने के लिए जिम्मेदार था। चले, तो जब भी पूछे कि बताओ नेचुरल सिलेक्शन टर्म किसने दी, तो ध्यान रखना नेचुरल सिलेक्शन टर्म जो दी वो अपने पास दी बेटा डार्विन ने। किसने दी, डार्विन ने। जब भी पूछे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म किसने दी, इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। ये टर्म डार्विन ने नहीं दी, इसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। अब सवाल था सर इस चैप्टर में बार बार डार्विन ने एक ही वर्ड बोला, डार्विन बोला फिटनेस फिटनेस फिटनेस। अगर डार्विन के हिसाब से बात करके चले तो डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब क्या है बेटा, डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन के हिसाब से फिटनेस का केवल एक ही मतलब है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। वो कहता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट होगा तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, अगर रिप्रोडक्टिवली लेस फिट होगा और कम फिट होगा या फिट नहीं होगा तो वो कम बच्चे पैदा कर पाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म मोर नंबर ऑफ प्रोजीनीज छोड़ के जा रहा है या ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है तो मान लेना कि वो सबसे ज्यादा फिट है, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस सबसे ज्यादा है। और जो मोस्ट फिट होता है, जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस सबसे ज्यादा होती है, उस फिटनेस वाले ऑर्गेनिज्म का ही क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। तो कहने का मतलब डार्विन ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन किस चीज के बेसिस पे कर रहे हैं, बोला डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, मतलब डिफरेंट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। बोला डिफरेंट रेट क्यों होती है, बोला कि पॉपुलेशन में कोई ऑर्गेनिज्म तो मोर फिट है, कोई लेस फिट है। जो मोर फिट होगा मतलब मोर रिप्रोडक्टिव फिटनेस करेगा, वो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा, जो लेस फिट होगा वो बच्चे कम पैदा करेगा। तो अगर किसी जगह जाए, किसी पॉपुलेशन को स्टडी करे तो वहां पे मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी जिसके होंगे, मान लेना वो ही वहां का बेटर फिट ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसी का क्या हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। चले, अब हमने इससे पूछा कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, हमने किसके बारे में पूछा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज कैसे हुआ। बोलो भैया ये मेरे पास थी पॉपुलेशन, दो काम हुए, पहला तो यूजफुल वेरिएशन की इनहेरिटेंस हुआ और उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। किसके हेल्प से भाई, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तब जाके नई स्पीसीज का ओरिजिन हुआ तब जाके अपने पास नई स्पीसीज का क्या हुआ, ओरिजिन। ये कहानी थी अपने पास पूरी की पूरी किसकी, डार्विनिज्म की। नेक्स्ट, अभी डार्विनिज्म जो था इसको जेनेटिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इनहेरिटेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी।
इसीलिए यहां पे एक नई थ्योरी आई जो अपनी बात कहने आई, और उस थ्योरी का नाम था अपने पास म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हुगो डिवरीज। इस हुगो डिवरीज ने अपना जो वर्क किया वो जिस प्लांट पे किया उसको बोलते हैं ओइनोथेरा लैमार्कियाना या इवनिंग प्राइमरोज। अब म्यूटेशन थ्योरी क्या कहती है? म्यूटेशन थ्योरी में हमने पहले पूछा कि आप बताओ म्यूटेशन का मतलब क्या है। बोलो म्यूटेशन का मतलब है सडन एंड लार्ज चेंज इन ऑर्गेनिज्म। सडन एंड लार्ज चेंज इन ऑर्गेनिज्म। हमने कहा भाई सडन एंड लार्ज चेंज तो हो गया ऑर्गेनिज्म में, अगर चेंज हो गया तो मतलब वेरिएशन प्रोड्यूस हुई। आप बताओ म्यूटेशन के थ्रू वेरिएशन जो प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है? बोलो यस, म्यूटेशन वेरिएशन का सोर्स है, और म्यूटेशन से जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती है वो लार्ज, डिसकंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनलेस है। ये वेरिएशन कैसी है? हमने बोला लार्ज, डिसकंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनलेस। तो ध्यान रखना म्यूटेशन थ्योरी के हिसाब से जो वेरिएशन प्रोड्यूस हुई वो कैसी थी? लार्ज, डिसकंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनलेस थी। ये क्या बोला कि ये यूजफुल म्यूटेशन जो होते हैं, उन यूजफुल म्यूटेशन का नेचुरल सिलेक्शन होता है, और इसी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इसी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन। इसका मतलब कि म्यूटेशन इवोल्यूशन करवाने के लिए जिम्मेदार है, और इवोल्यूशन में नई स्पीसीज का ओरिजिन होगा। इसका मतलब म्यूटेशन जो है वो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, दैट इज स्पेसिएशन के लिए जिम्मेदार है। हमने कहा चलो भाई तेरी बात मानी, लेकिन ये बताओ अगर म्यूटेशन के थ्रू न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होगा तो कैसे होगा? बोलो मान लीजिए मेरे पास ये कोई ए स्पीसीज है, इस ए स्पीसीज से एक सिंगल स्टेप में क्या बन जाएगी? बी। हमने बोला एक सिंगल स्टेप में अगले स्टेप में बी बनेगी, तो इसका मतलब ए में जो वेरिएशन प्रोड्यूस होगी वो होगी बहुत ज्यादा, एक ही स्टेप में क्या प्रोड्यूस होगी? बहुत ज्यादा वेरिएशन। तो हमने बोला ए जो था उसमें सिंगल स्टेप में क्या हुई? लार्ज वेरिएशन प्रोड्यूस हुई, जिससे क्या बन गई? जिससे बन गई बी। और वो सिंगल स्टेप में जो लार्ज म्यूटेशन हुआ उसी को अपन बोलते हैं सॉल्टेशन। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्टेशन? तो ध्यान रखना सिंगल स्टेप लार्ज चेंज और लार्ज वेरिएशन, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। और ये सॉल्टेशन टर्म किसने दी? हुगो डिवरीज ने दी। कौन सी थ्योरी में? म्यूटेशन थ्योरी में। अब यहां पे ये थ्योरी भी गलत थी। साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया कि तेरे हिसाब से यूजफुल म्यूटेशन का नेचुरल सिलेक्शन होता है, मतलब वो इवोल्यूशन करवाते हैं, लेकिन नेचर में मोस्टली म्यूटेशन तो हार्मफुल होते हैं, यूजफुल म्यूटेशन होने के चांस ही बहुत रेयर है। तो तेरे हिसाब से तो इवोल्यूशन होने के चांस ही बहुत रेयर हो गए। चले नेक्स्ट, अगली अपने पास आई वो थी नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने डार्विनिज्म को लिया और उसकी कमियां जो थी उनको दूर किया। मतलब डार्विन के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? कि उसे जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था। तो नियो डार्विनिज्म में क्या लिया? डार्विनिज्म प्लस उसके साथ ऐड कर दिया जेनेटिक्स, और थ्योरी दे दी नियो डार्विनिज्म। अब ये नियो डार्विनिज्म थ्योरी कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर दी, और इसके दो की पॉइंट थे। पहला की पॉइंट तो डार्विन की तरह था नेचुरल सिलेक्शन, जो कि एक इवोल्यूशनरी फोर्स था, और दूसरा था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाली टर्म जो थी ये डार्विन ने कभी इंट्रोड्यूस करी ही नहीं। ये किसने करी? नियो डार्विनिज्म ने। तो नियो डार्विनिज्म थ्योरी बोली कि नेचुरल सिलेक्शन के बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना भी जरूरी है, जिसमें पॉपुलेशन का सेग्रीगेशन किया जाएगा बाय सम बैरियर्स, ताकि उनके बीच इंटरब्रीडिंग को रोका जा सके। यही क्या था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था। यही क्या था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था। सवाल था सर नियो डार्विनिज्म के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, फीचर्स क्या थे? बेटा सबसे पहला इसने भी बताया ओवर प्रोडक्शन, जो कि डार्विन के सिमिलर था। दूसरा इसने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो कि 3 टाइप का था, ये भी किसके सिमिलर था? डार्विन के सिमिलर था। थर्ड वाला था अपने पास वेरिएशन एंड हेरिडिटी। यहां पे डार्विन की कुछ कमियों को दूर किया। डार्विन ने क्या बोला था कि केवल यूजफुल वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। ये बोला डार्विन, गलत बात कर रहे हो। कोई भी जर्मिनल वेरिएशन हो, चाहे वो यूजफुल हो चाहे हार्मफुल हो, अगर वो जर्मिनल वेरिएशन है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगी, मतलब ऑल जर्मिनल वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल। पहली बात। दूसरा, डार्विन ने बोला पॉपुलेशन में बिल्ट इन वेरिएशन है। हमने बोला कहां से आई? तो डार्विन को उसके बारे में नहीं पता था। ये बोला यस मैं बताता हूं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन कहां से प्रोड्यूस होती है। ये बोला मैं वेरिएशन के सोर्स के बारे में बताता हूं। हमने कहा बताओ। बोला म्यूटेशन से वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन एंड नॉन रैंडम मैटिंग से हो सकती है, जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो से हो सकती है,
एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकती है। ये बात किसने बताई? ये बात बताई नियो डार्विनिज्म ने। चले नेक्स्ट। अब उसके बाद आया नेचुरल सिलेक्शन। हमने बोला भैया नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगा? बोला बिल्कुल डार्विन ने बताया था, नेचुरल सिलेक्शन होगा, वो होगा थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। मतलब एक पॉपुलेशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है? अलग अलग। जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो सबसे ज्यादा प्रोजीनी पीछे छोड़ के जाएगा, हम मान लेंगे वो बेटर फिट ऑर्गेनिज्म है, और वो बेटर फिट ऑर्गेनिज्म का ही क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, अगला इन्होंने बताया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। हमने बोला रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या था? बोला यहां पे पॉपुलेशन को सम बैरियर्स के थ्रू अलग अलग कर दिया जाता है ताकि हम उनके बीच क्या रोक पाए? इंटरब्रीडिंग को रोक पाए। तो हमने कहा कि तेरे हिसाब से न्यू स्पीसीज का ओरिजिन कैसे होगा? बोला पहले होगा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। पहले क्या होगा? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। उसके थ्रू क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा नेचुरल सिलेक्शन, और उसके बाद होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तब जाके न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होगा। चले न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होगा। ये किसने कहा? नियो डार्विनिज्म में। और ये ही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि न्यू स्पीसीज का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है जी। हाँ, अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। सवाल था सर आपने एक टर्म यूज की यहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब बताओगे? यस बेटा, एग्जैक्टली में जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही दूसरा नाम है स्वेल राइट इफेक्ट। एग्जैक्टली में स्वेल राइट जो थे ये साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने इसको नोटिस किया। स्वेल राइट नाम के साइंटिस्ट ने ये बोला कि अगर एक स्मॉल पॉपुलेशन में हम स्टडी करें, किस पे स्टडी करें? स्मॉल पॉपुलेशन पे। तो ध्यान रखना जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, या उसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो दिखाई देता है वो किस पे दिखाई देता है? स्मॉल पॉपुलेशन पे दिखाई देता है। चले तो बोला अगर एक स्मॉल पॉपुलेशन में अगर अपन देखें तो जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी में एक रैंडम चेंज आता है। क्या आना चाहिए? रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन जीन पूल। और वो कैसा हो? बाई चांस हो। वो कैसा हो? बाई चांस हो। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी में रैंडम एंड बाई चांस जो चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। सवाल था सर जीन पूल है क्या? जीन पूल है क्या? बेटा जब भी कोई जीन पूल के बारे में बात करें तो एक पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन की टोटल जीन प्लस देयर एलील, उनको मिला के क्या बोलते हैं? उनको मिला के अपन बोलते हैं जीन पूल। टोटल जीन्स प्लस देयर एलील्स इन ए पॉपुलेशन, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन पूल। तो हमने बोला स्मॉल पॉपुलेशन के जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज जो कैसा होना चाहिए? रैंडम एंड बाई चांस होने वाले चेंज को क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की दो फॉर्म है। कितनी फॉर्म है? दो फॉर्म। पहला मेरे पास है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या था? मान लीजिए ये कोई हैबिटेट है, इस हैबिटेट में एक पॉपुलेशन है जिसके जीन पूल जो है वो जीन पूल में जीन्स जो है वो कितनी है? 100 है। उनमें हमने बोला येलो वाली कितनी? 70, ब्लू वाली 20 एंड व्हाइट वाली 10। तो मैं कह दूं कि इस जीन पूल में येलो जीन की फ्रीक्वेंसी 70, व्हाइट जीन की फ्रीक्वेंसी 10, ब्लू जीन की फ्रीक्वेंसी 20। हमने बोला इस हैबिटेट से कुछ ऑर्गेनिज्म, इस पॉपुलेशन के कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो माइग्रेट करके इस रेड कलर के न्यू हैबिटेट में चले गए। कौन से गए? 5 तो ब्लू वाली जीन वाले गए, 2 व्हाइट वाले गए एंड 3 कौन से गए? येलो वाले गए। टोटल कितने गए भैया? टोटल हमने बोला ये 10 गए। ये 10 जो थे ये यहां से माइग्रेट होके न्यू हैबिटेट में गए कि नहीं गए? आपने कहा सर यस, यहां से माइग्रेट होके न्यू हैबिटेट में गए। अब ये न्यू हैबिटेट में गए और वहां जाके ये इंटरब्रीडिंग करेंगे और इंटरब्रीडिंग करेंगे और लगातार कई जनरेशन तक इंटरब्रीडिंग करते रहेंगे, और बहुत लंबे टाइम के बाद हम देखेंगे कि यहां पे एक न्यू पॉपुलेशन दिखाई देगी। और इस न्यू पॉपुलेशन के भी जीन पूल जो देखेंगे वो जीन पूल में कितनी जीन थी? हमने बोला इसके भी जीन पूल में जीन कितनी थी? 100 जीन थी। लेकिन वहां पे न्यू पॉपुलेशन क्यों बोला? क्योंकि जीन पूल में मान लीजिए हमने बोला इसके बराबर ही 100 जीन है, लेकिन जीन पूल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 80 फ्रीक्वेंसी किसकी है? व्हाइट वाली की। जबकि इस पेरेंटल पॉपुलेशन में व्हाइट वाली की फ्रीक्वेंसी केवल कितनी थी? 10। यहां पे येलो वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। जबकि यहां पे येलो वालों की सबसे ज्यादा थी, दैट इज 70। यहां पे ब्लू वाली जीन है ही नहीं। तो हमने बोला अगर इस पॉपुलेशन को और इसको कंपेरिजन करूं तो ये एक न्यू पॉपुलेशन है जिसके जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग है, और कुछ जीन तो कंप्लीट
कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है, लाइक ब्लू वाली, बोलो हाँ कि ना। तो ये न्यू पॉपुलेशन धीरे 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 न्यू स्पीसीज के ओरिजिन को लीड करेगी, लीड टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का ओरिजिन करवाएगी। चले, अब जब भी सवाल पूछेगा कि बताओ पेरेंटल पॉपुलेशन कौन सी है, ये वाली, वो कहेगा फाउंडर पॉपुलेशन कौन सी है। बेटा फाउंडर कौन सी थी? वो ऑर्गेनिज्म जो इस जगह पे गए और यहां रिप्रोडक्शन करके नई पॉपुलेशन बनाई, गए कौन से थे? ये 10 ऑर्गेनिज्म। तो ये जो 10 ऑर्गेनिज्म यहां पे गए थे, एग्जैक्टली में यही है फाउंडर पॉपुलेशन, दैट इज ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन। पेरेंटल पॉपुलेशन से जो ड्रिफ्ट करके माइग्रेट होके गए, उसी को बोलते हैं फाउंडर पॉपुलेशन, और इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट, दूसरा था मेरे पास बोटल नेक इफेक्ट। बेटा कई बार किसी एरिया में नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, और जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म जो थे वो दोबारा से रिप्रोडक्शन करके अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन को क्या कर लेते हैं? रिस्टोर। लेकिन इस दौरान कुछ एक जीन का परमानेंटली क्या हो जाता है? लॉस। इसे ही बोलते हैं बोटल नेक इफेक्ट, इसे ही बोलते हैं बोटल नेक इफेक्ट, बोटल नेक इफेक्ट। चले भैया अपन आगे बड़े ध्यान से देखिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, बच्चे मैं आपको बता दूं, ये हार्डी एंड विनबर्ग ये दो साइंटिस्ट थे। चले, ये हार्डी एंड विनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? ये बोला कि अगर एक लार्ज पॉपुलेशन हो, कैसी पॉपुलेशन हो? लार्ज पॉपुलेशन हो, उसमें रैंडम मैटिंग हो रही हो और कोई भी इवोल्यूशनरी फैक्टर प्रेजेंट नहीं हो, इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फैक्टर, और मैं कह दूं एब्सेंस ऑफ वेरिएशन, या मैं कह दूं एब्सेंस ऑफ वेरिएशन, तो क्या होगा? वो बोला एलिलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन बाय जनरेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। एलिलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन बाय जनरेशन क्या होगी? कांस्टेंट। और इसे ही बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसे ही बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। चले, हमने बोला कि सर इवोल्यूशनरी फैक्टर कौन से? बेटा हार्डी विनबर्ग ने 5 इवोल्यूशनरी फैक्टर के बारे में बात करी। जीन फ्लो एंड जीन माइग्रेशन एक, दूसरा मेरे पास है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तीसरा मेरे पास है जेनेटिक ड्रिफ्ट, चौथा मेरे पास है म्यूटेशन, एंड पांचवा मेरे पास है नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये इवोल्यूशनरी फैक्टर एब्सेंट हो, रैंडम मैटिंग हो और लार्ज पॉपुलेशन हो, तो जनरेशन बाय जनरेशन जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। इन्होंने इसी बात को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में बताया कि P प्लस Q बराबर 1। P क्या थी? बोला कि भाई साहब P मेरे पास है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है, Q क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील है, और डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 होगी, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। चले, अगर बोला इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर दे तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर बराबर 1। हमने पूछा P स्क्वायर क्या है? बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। हमने कहा क्यू स्क्वायर क्या है? बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। हमने कहा 2PQ क्या है? बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, उसी या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, इसी को बोलते हैं। चले, तो यहां पे थ्योरेटिकल बात तो यहीं से कवर हो जाएगी, लेकिन इन इक्वेशन का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लगाने पड़ेंगे। तो सबसे मुश्किल काम रहेगा वो यहां पे P एंड Q की वैल्यू पुट करना, आइडेंटिफाई करना कि कब तो P आया, कब P स्क्वायर आया, कब Q आया, कब Q स्क्वायर आया। यही थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तभी ये क्वेश्चंस लगा पाओगे। बाकी क्वेश्चंस बेहद इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अगला था एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा नेचुरल सिलेक्शन को समझाने के लिए कई सारे एग्जांपल्स दिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फेमस एग्जांपल, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। एग्जैक्टली में हमारे पास जो मोथ है जिसको बोलते हैं बिस्टन बेटुलेरिया, उसके अपने पास दो वेराइटीज है और 2 फॉर्म है। एक अपने पास होती है व्हाइट विंग्ड मोथ, एक अपने पास होती है बेटा व्हाइट विंग्ड मोथ, हमने बोला ये W फॉर व्हाइट विंग्ड मोथ। एक अपने पास होती है डार्क विंग्ड मोथ, हमने बोला एक होती है अपने पास डार्क विंग्ड मोथ, हमने ये रेड कलर से लिख दिया D फॉर डार्क विंग्ड मोथ। 2 टाइप की मोथ है। इसी तरह ये D फॉर डार्क और ये मेरे पास W फॉर व्हाइट। अब साइंटिस्ट लोगों ने इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया, या मैं कहूं एक स्टडी की। स्टडी क्या की?
ये कह रहा है कि जब 1850 में जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे पॉल्यूशन नहीं था, तो वहां पे ट्री का ट्रंक वाला जो पार्ट था उस पे व्हाइट लाइकेन लिपटे हुए थे। और आपको पता है लाइकेन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज SO2 पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर है। तो पेड़ जो था उसके ट्रंक पे क्या लिपटे हुए थे, व्हाइट लाइकेन, इसलिए ट्री का ट्रंक कैसा दिखाई देता था, व्हाइट। ये जो मोथ बैठे हुए हैं व्हाइट वाला एंड डार्क वाला, ये इस ट्री के ट्रंक पे बैठे हुए, ट्री के ट्रंक पे क्या लिपटे हुए थे, व्हाइट लाइकेन, इसलिए ट्रंक का कलर कैसा था, व्हाइट था। कब, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, मतलब 1850 से में। चले, हुआ क्या, बोला ये व्हाइट बैकग्राउंड वाला ट्रंक था, इस पे व्हाइट वाली मौत भी बैठी है, डार्क वाली मौत भी बैठी है। अब यहां से मान लीजिए मैं कोई प्रेडेटर हूं, जब कोई प्रेडेटर देखेगा तो कौन सी मौत आसानी से दिखाई देगी, हमने बोला ये व्हाइट वाली तो आसानी से दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट और इसका कलर भी व्हाइट, तो बैकग्राउंड में ये अपने आप को छिपा लेगी कि नहीं छिपा लेगी, हमने बोला ये अपने पास यहां पे है, इसका होगा कैमूफ्लेज। कैमूफ्लेज, चले, इसका क्या हुआ, इसका हुआ कैमूफ्लेज। मतलब जब इसने, कैमूफ्लेज का मतलब हाइडिंग इन द बैकग्राउंड, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को बैकग्राउंड में क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है, तो उसके बोलते हैं कैमूफ्लेज। चले, तो इसका क्या हुआ, कैमूफ्लेज। अरे जब बैकग्राउंड में हाइड कर लिया तो ये अपने पास क्या हो गई, ये अपने पास होगी बेटर फिट, मतलब ये प्रीडेटर को आसानी से दिखाई नहीं देगी। जब दिखाई नहीं देगी तो प्रीडेटर इनको खाएगा कम, तो इनके नंबर लगातार बढ़ते जाएंगे, लगातार बढ़ते जाएंगे। लेकिन इस व्हाइट बैकग्राउंड में ये डार्क वाली जो मौत थी, ये प्रीडेटर को आसानी से दिखाई देगी। जब आसानी से दिखाई देगी तो हमने बोला ये यहां पे रहने के लिए क्या है, लेस फिट। जब लेस फिट है और प्रीडेटर को आसानी से दिखाई देगी तो प्रीडेटर इनको बहुत तेजी से मारेगा। जब मारेगा तो इनके नंबर क्या होते जाएंगे, लगातार, हमने बोला इनके नंबर लगातार होते जाएंगे कम। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पास व्हाइट मोथ जो थी वो बेटर फिट थी, क्योंकि उनका क्या हो रहा था, कैमूफ्लेज हो रहा था। जबकि डार्क मोथ थी वो लेस फिट थी, इसलिए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट वाली के नंबर ज्यादा एंड डार्क वाली के नंबर कम थे। लेकिन अब हमने बोला कि धीरे 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 इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज लगने लगी, इंडस्ट्रीज लगने लगी एंड वहां पे इंडस्ट्रीज लगने लगी और मशीनों को चलाने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी में था कोल। जब कोयला बर्न हो रहा था तो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोक एंड सूट, कालिक और धुआं निकल रहा था। वो धुआं खूब सारा निकला तो पोल्यूशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और जो ही पोल्यूशन बढ़ा ये व्हाइट लाइकेन हो गया गायब, व्हाइट लाइकेन हो गया गायब। वो जो कालिक और स्मोक निकल रहा था वो धीरे धीरे पेड़ जो था उन पेड़ के ट्रंक पे जमा होने लगा, इसलिए पेड़ के ट्रंक, ये वाला पार्ट देखिए इसका रंग कैसा हो गया, काला। तो ट्री ट्रंक पर से व्हाइट लाइकेन क्या हो गया, डिसअपियर एंड डिपोजिशन ऑफ सूट एंड स्मोक, इसलिए डार्क कलर हो गया कि नहीं हो गया। अब कंडीशन बदल गई, अब बैकग्राउंड जो था वो कैसा था, डार्क, वो कैसा था, डार्क। ये डार्क था, इनका कलर कैसा था, डार्क, इनका कलर कैसा था, व्हाइट। तो अब बताओ, मैं एक प्रेडेटर हूं, अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे कौन सी आसानी से दिखाई देगी, आप कहोगे सर डार्क, डार्क मतलब अब इसका कैमूफ्लेज होगा, अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कैमूफ्लेज। क्यों, डार्क बैकग्राउंड में डार्क वाली जो थी उसको प्रीडेटर आसानी से देख नहीं पाएगा, इसलिए मैं कह दूं कि ये थी, अब वो क्या थी बेटा, ये अपने पास थी बेटर फिट। अरे जब डार्क वाली बेटर फिट थी, प्रीडेटर को दिखाई कम दे रही थी, तो प्रीडेटर इनका भक्षण भी कम करेगा, इसको खाएगा भी कम। जब खाएगा भी कम तो इनके नंबर जो थे वो लगातार क्या होते रहेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन दिक्कत व्हाइट वाली के लिए आ गई। इस बार व्हाइट वाली जो थी वो आसानी से स्पॉट हो रही थी, प्रीडेटर को आसानी से दिखाई दे रही थी। क्यों, क्योंकि ये अब इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या थी बेटा, लेस फिट। जब प्रीडेटर को आसानी से दिखाई दे रही थी, प्रीडेटर इसको देखेगा और तुरंत के तुरंत मार देगा, तो हमने बोला इनके नंबर जो थे वो लगातार क्या होंगे, कम। तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट वाली के नंबर ज्यादा थे, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन
डार्क वाली के नंबर ज्यादा थे। इसका मतलब यह हुआ कि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन में मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म या बेटर फिट ऑर्गेनिज्म, उसके नंबर होंगे ज्यादा, लेस फिट ऑर्गेनिज्म के नंबर होंगे कम। कोई भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होगा, कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होगा। यहां पे भी इसके नंबर कम हुए, यहां पे व्हाइट वाली के नंबर कम हुए। मैंने कतई भी नहीं कहा कि ये कंप्लीटली गायब हो गई या डिसअपियर हो गई, ऐसा नहीं होता। यही कंक्लूजन था। इसके अलावा भी और एग्जांपल है, लाइक बात करके चले ड्रग रेजिस्टेंस एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, ये प्रोवाइड करवाता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मलेरिया। हम बात करके चले डीडीटी पाउडर और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो, ये भी सारे किसके एग्जांपल है? नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल है। चले भैया अपना आगे बढ़ते हैं दोस्त। अपने पास है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा नेचुरल सिलेक्शन अपने पास है वो 3 टाइप का है। कितने टाइप का है? 3 टाइप का। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में। बेटा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर यहां पे आप देख के चले तो यहां पे बोल रखा है मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। यहां पे मेरे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को मैं मोटा मोटा 3 टाइप पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं दोस्तों। ये स्मॉल साइज, ये मीडियम साइज और ये हमने बोल दिया लार्ज साइज। चले, हमने बोला इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखोगे तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी? मीडियम साइज की। मतलब वर्तमान परिस्थितियां मीडियम साइज वाले ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल है, तो नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ? मीडियम साइज का हुआ। अब बोला कि मान लीजिए स्टेबलाइजिंग एनवायरनमेंट है। कैसा सिलेक्शन है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, मतलब एक स्टेबल एनवायरनमेंट है। एनवायरमेंटल कंडीशन हर हाल में ऐसी की ऐसी रहेगी। हर हाल में क्या रहेगी? ऐसी की ऐसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस हाल में रहेगी एनवायरमेंटल कंडीशन, तो ये एनवायरमेंट के हिसाब से सबसे फिट कौन सा? मीडियम वाला। स्मॉल वाले एंड लार्ज वाले तो है लेस फिट। तो क्या कहता है? ये कहता है कि धीरे धीरे स्मॉल वालों के एंड लार्ज वालों के नंबर घटेंगे और मीडियम वालों के नंबर बढ़ेंगे। तो ये जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, इसका पीक जो था वो पीक कैसा होगा? हायर एंड नैरोअर, हायर एंड नैरोअर। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्टेबलाइजिंग नेचुरल कंडीशन में एनवायरमेंटल कंडीशन सेम नो चेंज, इसलिए पीक जो होता है वो हाई एंड नैरो होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, दूसरा मेरे पास है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या कह रहा है? डायरेक्शनल में क्या कह रहा है कि स्टेबलाइजिंग में तो क्या हुआ था कि मैक्सिमम जो इंडिविजुअल थे, मोर इंडिविजुअल ने कौन सा करैक्टर एक्वायर किया था? एवरेज और मीडियम करैक्टर एक्वायर किया था। लेकिन क्या कह रहा है? डायरेक्शनल में जो पीक था वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली इंडिविजुअल जो थे वो मीडियम वाले करैक्टर को एक्वायर नहीं करेंगे, वो या तो एस वाले को एक्वायर करेंगे या फिर एल वाले को। तो एनसीईआरटी माता के डायग्राम में देखिए, यहां पे ऐसे एरो लगा रखा है। एरो का मतलब कि ये जो पीक था, जो यहां पे था पहले मीडियम में, ये एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो वो किधर वाली डायरेक्शन में? एल वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर अदर देन एवरेज करैक्टर वैल्यू और मीडियम करैक्टर वैल्यू के अलावा कोई करैक्टर वैल्यू एक्वायर करते हैं, चाहे वो एस वाली करे चाहे एल वाली, तो उसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। और उसमें पीक एक डायरेक्शन में क्या होता है? शिफ्ट होता है। तीसरा था डिसरप्टिव। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में एनवायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। मतलब यहां पे क्या होता है कि इंडिविजुअल जो थे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो था, उस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बड़े ध्यान से देखिए। ये दोनों के दोनों एस और एल वाले हैं पेरिफेरल, और एम वाला क्या है? मीडियम या एवरेज। तो मैंने बोला मोस्टली करैक्टर एक्वायर करते हैं वो बोथ पेरिफेरल करैक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं। किसको? बोथ पेरिफेरल करैक्टर वैल्यू को। मतलब कुछ समय के बाद जाके देखोगे तो ये एस वालों के नंबर भी बढ़ जाएंगे, एल वालों के नंबर भी बढ़ जाएंगे, और एम वालों के नंबर क्या हो जाएंगे? बहुत बहुत कम। इसलिए हमने बोला डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में कितने पीक बन के आ गए भाई साहब? 2। तो जब भी पूछे बताओ डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन क्या था, तो आप कहोगे कि मोस्टली इंडिविजुअल एक्वायर बोथ पेरिफेरल करैक्टर वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के दोनों पेरिफेरल करैक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं। मतलब मीडियम और एवरेज करैक्टर वैल्यू के नंबर क्या होते हैं? लगातार कम। इसलिए पीक कितने बन गए? 2। ये 2 पीक जो थे, इनसे धीरे धीरे बन जाएगी 2 सब स्पीसीज। मतलब इवोल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? चले, तो सवाल पूछेगा, इन कर्व को देख के पहचानना है कौन सा तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा डायरेक्शनल को, एंड कौन सा डिसरप्टिव सिलेक्शन को। ठीक है जी। नेक्स्ट, अपने पास था ह्यूमन इवोल्यूशन।
अगला पोर्शन अपने पास ह्यूमन इवोल्यूशन। बच्चे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। हमने बोला जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन में दो चीजों का बहुत बड़ा सा चेंज देखा, एक तो सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड दूसरा लैंग्वेज स्किल। ये दोनों की दोनों चेंज अपने ह्यूमन बीइंग में देखे। हमने क्या देखा कि जब ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ रही थी, मतलब मैं बोलूं कि जब ह्यूमन बीइंग की ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही थी, उसी टाइम पे उस पे लैंग्वेज स्किल भी लगातार क्या हो रही थी, डेवलप। तो कहने का मतलब कि ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड लैंग्वेज स्किल दोनों के दोनों पैरेलली डेवलप हुए, मतलब ये पैरेलल इवोल्यूशन को शो करते हैं। चले, अब सवाल ये था कि सर एक तो मॉडर्न मैन की स्कल को देखें, एक बेबी चिंपैंजी की स्कल को देखें, एक अपन एडल्ट चिंपैंजी की स्कल को देखें, तो बताओ ज्यादा सिमिलरिटी कौन सी शो करेगी। तो ध्यान रखना, मॉडर्न मैन की स्कल ज्यादा सिमिलरिटी शो करती है, वो बेबी चिंपैंजी की स्कल से करती है। चले जी अपन आगे, ये तो थी सीधी सी बात। अब करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात। बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं ड्रायोपिथिकस, उसके बाद आते हैं रामापिथिकस, उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस, उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, उसके बाद आते हैं होमो सेपियन, उसके बाद आते हैं क्रो-मैग्नन मैन और उसके बाद आते हैं मॉडर्न मैन। सबसे पहले हम चलते हैं ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस के बारे में। बेटा ये ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस जो है, ये धरती पे आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे। कब रहते थे? 15 मिलियन ईयर्स पहले धरती पे रहते थे। इन दोनों के शरीर पे बहुत ज्यादा बाल थे, इसलिए मैंने बोला हेयरी थे, एंड ये गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह चलते थे, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह चलते थे। अगर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखें तो ड्रायोपिथिकस जो था तो ये तो ज्यादा एप के जैसा दिखाई देता था, जबकि रामापिथिकस था ये ज्यादा मैन की तरह दिखाई देता था, इसलिए मैंने लिखा मोर मैन लाइक। चलें, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, अपने पास आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या आया अपने पास? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। आपको बता दूं दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस धरती पे लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। कब? लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले। लेकिन ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, इनकी खास बात थी, इन्हें शिकार करने का, हंटिंग का बहुत शौक था। एग्जैक्टली में ये स्टोन वेपन से हंटिंग करने का काम करते थे, शिकार करते थे। लेकिन शिकार करने का शौक था, ये मीट नहीं खाते थे। एग्जैक्टली में ये फ्रूट खाने वाले थे। क्या खाने वाले थे? फ्रूट। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आता है होमो हैबिलिस। बच्चे होमो हैबिलिस भी धरती पे रहते थे। कब? अबाउट 2 मिलियन ईयर्स पहले ये ईस्टर्न अफ्रीका में रहते थे। चले भैया, ये होमो हैबिलिस ईस्टर्न अफ्रीका में रहते थे और इन्हीं को बोलते हैं फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। तो जब भी कोई सवाल पूछे बताओ फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कौन से थे, तो आप कहोगे होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे। ये जो थे, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो 650 से 800 सीसी थी, और ये भी मीट नहीं खाते थे। जनरली ये भी कैसे थे? हर्बीवोरस थे, मीट खाने वाले नहीं थे। उसके बाद आए होमो इरेक्टस। बेटा होमो इरेक्टस धरती पे रहते थे अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स पहले धरती पे रहते थे। 1.5 मिलियन ईयर्स पहले धरती पे रहते थे। कौन? होमो इरेक्टस। ये जो थे ये मीट खाने वाले ह्यूमन थे। कौन से थे? मीट खाने वाले, इसलिए हमने लिखा दे एट मीट। इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो होमो हैबिलिस से ज्यादा। होमो हैबिलिस की कितनी? 650 से 800। इनकी थी 900 सीसी, जो कि होमो हैबिलिस से क्या थी? ज्यादा। अब होमो इरेक्टस में एनसीईआरटी माता ने बात करी, वो किसके बारे में बात करी? जावा मैन के बारे में। और इस जावा मैन के फॉसिल हमें जावा नाम की जगह पे मिले थे 1981 में। 1891 में। 1891 में कहां मिले थे? जावा नाम की जगह पर मिले थे। किसके फॉसिल? जावा मैन के फॉसिल। चले, उसके बाद हमारे पास आया होमोसेपियन। तो अब बड़ा फेमस और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन यहां पे आएगा। वो पूछेगा बताओ होमोसेपियन का डायरेक्ट एंसिस्टर कौन है? तो होमोसेपियन किससे इवॉल्व हुए? वो इवॉल्व हुए होमो इरेक्टस से। तो होमोसेपियन का डायरेक्ट एंसिस्टर है वो है होमो इरेक्टस। और होमोसेपियन में 3 कैटेगरी आ गई, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन एंड मॉडर्न मैन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निएंडरथल मैन के बारे में। बेटा साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि ये निएंडरथल मैन जो थे ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे। कब रहते थे? आज से 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले। 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी वो लगभग 1400 सीसी थी, जो कि मॉडर्न मैन के ऑलमोस्ट सिमिलर है। मॉडर्न मैन के ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब इनकी खास बात थी, ये मरे हुए लोगों को दफनाने का काम करते थे। मतलब दे बरीड देयर डेड।
वो काम किसने शुरू किया? निएंडरथल मैन ने शुरू किया, पहली बात। दूसरी, ये हाइड्स का यूज करते थे टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते थे? हमने बोला हाइड्स का यूज करते थे। कौन? निएंडरथल मैन। चले भैया अपन आगे, नेक्स्ट। होमोसेपियन में अगला आता है क्रो-मैग्नन मैन। बेटा क्रो-मैग्नन मैन की ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी, मतलब मॉडर्न मैन से भी ज्यादा थी। वो कितनी थी? 650 सीसी, ये अपने पास है बेटा मैक्सिमम, जो कि मॉडर्न मैन से भी क्या है? ज्यादा। अब क्रो-मैग्नन मैन जो था, इन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था, पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए ये जिन गुफाओं में रहते थे उन गुफाओं की दीवारों पे बहुत सुंदर पेंटिंग करते थे। तो बड़ा फेमस सवाल पूछेगा, बताओ प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप हुआ? तो वो डेवलप हुआ आज से लगभग 18,000 साल पहले डेवलप हुआ। 18,000 साल पहले डेवलप हुआ। एमपी स्टेट के रायसेन डिस्ट्रिक्ट की भीमबेटका रॉक शेल्टर में भी हमें प्री हिस्टोरिक केव आर्ट दिखाई दी। दैट इज केव की वॉल पे पेंटिंग मिली है जो कि लगभग 18,000 साल पुरानी है। वो किसने बनाई होगी? क्रो-मैग्नन मैन ने बनाई होगी। और ये क्रो-मैग्नन मैन थे, इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू किया। एग्जैक्टली मैंने डॉग्स को पालना, कुत्तों को पालना शुरू किया। किसने? क्रो-मैग्नन मैन ने। अगला था मेरे पास मॉडर्न मैन। बच्चे मॉडर्न मैन है, इन मॉडर्न मैन का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ ड्यूरिंग आइस एज। ड्यूरिंग आइस एज, बेटा आइस एज थी ये अपने पास, आइस एज थी ये अपने पास प्लिस्टोसिन एपोक था। कौन सा था? प्लिस्टोसिन एपोक था। उस प्लिस्टोसिन एपोक में अफ्रीका में ओरिजिन हुआ किसका? मॉडर्न मैन का। कब हुआ? 75,000 से लेके 10,000 ईयर्स पहले, 75,000 से लेके 10,000 ईयर्स बैक इनका ओरिजिन हुआ। और ध्यान रखना, इन मॉडर्न मैन ने ही आज से 10,000 ईयर्स पहले शुरुआत किया किसका? एग्रीकल्चर का। तो जब भी बोले पेंटिंग की शुरुआत क्रो-मैग्नन ने, वो पूछा एग्रीकल्चर की शुरुआत, आप बोलना मॉडर्न मैन ने। वो कहेगा पेंटिंग की शुरुआत कब करी? आप कहोगे आज से 18,000 साल पहले। वो पूछेगा बताओ एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई? आप कहोगे आज से 10,000 साल पहले मॉडर्न मैन ने की। और मॉडर्न मैन का ओरिजिन कब हुआ? आप कहोगे वो हुआ अपने पास कब? हमने बोला वो हुआ अपने पास 75,000 से 10,000 ईयर्स पहले। कहां हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। कहां हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। कौन सी में? आइस एज में। वो कौन सा था? वो था प्लिस्टोसिन इपोक में। चले, तो यहां पे जाके दोस्तों इवोल्यूशन वाला चैप्टर हुआ कंप्लीट। मैंने कोशिश यही की है कि एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे के सारे पोर्शन को थोड़ा या ज्यादा कवर करूं। मैंने वो कवर करने की कोशिश भी की है। आप बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हम मिलेंगे जल्दी कुछ नए चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।